हेलो गाइस, वेलकम टू कैंडिड एक्सचेंज। और आज हम बात करेंगे अपने कोर टॉपिक की, रैशनैलिटी। तो हमारे जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं, लेट्स से अर्पित जी हैं, रैशनल मिश्रा जी हैं, तो सारे रैशनैलिटी पे हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी हमने डिस्कस नहीं किया कि एक्चुअल में रैशनैलिटी है क्या। लाइक क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग है, क्या ये भीड़ में ना चलना है। तो इस पे आज बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू रैशनैलिटी। और मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी दूंगा जो लोग अपने आप को रैशनल समझते हैं, बट वो कोसों दूर है रैशनैलिटी से। तो आज हमारे साथ अगेन दीपक डायलॉग से दीपक हैं। तो दीपक भाई, आपसे शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछता आ, हूँ, व्हाट इज रैशनैलिटी टू यू। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सागर भाई, पीके भाई, आप दोनों का। और थैंक यू फॉर कमिंग भाई। रैशनैलिटी क्या है? मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि मैं खुद आज से 4-5 साल पहले मैंने रैशनल वर्ड का मुझको मीनिंग भी नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैंने एक चैनल देखा था, उस चैनल का नाम था ह्यूमन विद साइंस, जिसके हुँ, जो वो थे ऑनर थे, वो अभी हमारे साथ नहीं है। ठीक है। सो उनके साथ मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को देखना और समझना शुरू किया। उनसे जब मैंने उनकी उनकी आवाज़ जो थी बहुत ज़बरदस्त, मेरे को पसंद थी। तो वो बात उन्होंने कई बार एक शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे कि व्यक्ति रैशनल होना चाहिए। बहुत शुरुआती दौर की बात है, जब मैंने शायद उनकी 1-2 वीडियोज़ ही देखी होंगी। तो अब देखो, ये बात तो है, मैं एक चीज़ समझता हूँ, किसी भी वर्ड की डेफिनेशन एब्सोल्यूट नहीं होती है। हर व्यक्ति उसको अपने हिसाब से एडिट कर लेता है ना? हम चाहे एथिज्म की बात करें, चाहे कोई रिलीजियस व्यक्ति की बात करें, चाहे थीस्ट व्यक्ति की बात करें, हर व्यक्ति हर डेफिनेशन को अपने हिसाब से एडिट कर लेता है। लेकिन मेरा, अगर मैं सिंपल सा अगर रैशनैलिटी को अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ, डेफिनेशन वाली लाइन में नहीं, एक ऐसी लाइन में जो कि लोग समझ जाएँ, वो ये है कि अ, आप रैशनल हैं न या नहीं हैं, ये सिर्फ़ इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि आप अपने लाइफ़ के, डेली लाइफ़ के जो डिसीज़न हैं, वो किस तरह से लेते हैं। ये नहीं कि आप बहुत बड़े डिसीज़न कैसे लेते हैं, कि आप भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं। वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम्म। लेकिन आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो डिसीज़न है, वो कैसे लेते हैं? क्या आप क्या आपको सैटरडे के दिन क्या आप नाखून नहीं काटते हैं? ठीक है? अगर आपको नाखून काटने से ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो सकती है, फिर आपके ऊपर शनि का प्रकोप हो सकता है, हुँ, तो आप, मुझे लगता है कि आप रैशनल नहीं है, भले ही आप कितने बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हों। अगर आप, जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, तो क्या आप इतने रैशनल हैं कि भई, या क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप जो इक्वल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो ह्यूमन राइट्स आप जेंडर बाइस्ड हुए बिना सभी को इक्वल देते हैं, या इक्वल देते भी नहीं है तो एटलीस्ट, हालांकि देने वाला कोई होता भी नहीं है, आप सभी को इक्वल कंसिडर करते हैं। आप वुमेन और मैन के अंदर कंसिडर नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। या फिर कोई छोटा बच्चा है जो कि आपसे 2-3 साल छोटा है, तो आप उसे तू करके बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी बड़े व्यक्ति से तुम या आप करके बात कर रहे हो, यानी रेस्पेक्ट से थोड़ा बहुत बात कर रहे हो। तो रैशनैलिटी का मुझे लगता है कि एक डायमीटर, ये एक स्पेक्ट्रम टाइप में है। ठीक है। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो ये बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा बातचीत करना जानते हो, लेकिन वो किसी ऐसे पॉइंट पर जाकर बिल्कुल गुड़ गोबर कर देते हैं जहां पर समझदार से समझदार व्यक्ति नहीं करेगा। तो आपके डेली लाइफ के डिसीजन तर्कवादी हैं या नहीं है? क्या आप डेली लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं, क्या वो आपकी तर्क की कसौटी पर खड़े उतरते हैं, नहीं उतरते? क्या वो आपके लॉजिक पर खड़े हुँ, उतरते हैं, नहीं उतरते? मुझे लगता है कि वो सही डेफिनेशन है रैशनैलिटी की। और आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या उसके ऊपर आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, नहीं करते? भले ही आपके एक समोसा क्यों ना खा रहे हो, समोसा खाने से हुँ, पहले अगर आप उसके ऊपर क्रिटिकल एनालाइज कर रहे हो कि मुझे क्या लाल चटनी लेनी है, फिर हरी चटनी लेनी है, ठीक है, क्या मेरे को नुकसान हुँ, देगी, क्या मैं नुकसान नहीं देगी, क्या मुझे बेहतर टेस्ट देगी, तो मुझे लगता है कि सोचने की जो शुरुआत है, इन छोटी-छोटी चीज़ों से होती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं भगवान के ऊपर सवाल कर रहा हूँ और मैं उसको खारिज कर रहा हूँ, या मैं ग्रंथों को खारिज कर रहा हूँ, तो मैं रैशनल हूँ नहीं, नॉट एट ऑल, मुझे ऐसा लगता हुँ। है। तो नहीं, फिलहाल पता तो है मेरा दीपक भाई। स्टार्टिंग पॉइंट यही है। हाँ, नहीं आपने सही बोला। अगर मैं इसी को ना थोड़ा-सा ऐसे शॉर्ट वे में अगर मैं कंसाइज़ करूँ तो मेरा ऐड ऑन ही रहेगा, तो आपने जो बोली मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। जैसे मेरे हुँ, लिए रैशनैलिटी ये होगी, सबसे पहला स्टेप होगा कि क्वेश्चन करना, ठीक है? कई लोग क्या हुँ, क्वेश्चन करने से ही डरते हैं कि समाज में जो भी हुँ, चीज़ें चली आ रही थी, क्या वो हुँ, ऐसे ही रहना चाहिए? तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना। उसके बाद हुँ, दूसरा स्टेप ये होता है कि
क्या वो लॉजिकल है कि नहीं, या फिर कोई एविडेंस है कि नहीं उस चीज का। क्वेश्चन मैं रैंडमली किसी भी चीज पे नहीं करते रहूंगा, उसके बाद उसको मैं लॉजिकली एग्जामिन करूं, क्रिटिकली उस पे मैं इवेल्युएट करूं उस चीज को, है ना। और किसी एविडेंस के बेस पे मैं कुछ फिर कंक्लूड करूं। लेट्स से कि मैंने बोला कि अच्छा भगवान होते हैं, ठीक है, ये समाज में हर कोई ये मानता है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, हर कोई मान रहे हैं तो मैं भी क्यों मानूं, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, शायद नहीं हो सकते हैं। अब मैं फिर लॉजिक और एविडेंस वो सारी चीजें अप्लाई करूंगा, क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद मैं कंक्लूड करूंगा मुझे कोई एविडेंस नहीं दिखता है एक सुप्रीम बीइंग के होने का, इसलिए मैं एथिस्ट एक कन्वर्ट हो रहा हूं। लेकिन रैशनल थिंकिंग वहीं पे नहीं रुकती है। अगर कल की डेट में कुछ एविडेंस ऐसे मिल जाते हैं गॉड के होने का, तो जो मैं होऊंगा, मैं इमीडिएटली मैं बोलूंगा हाँ अब मुझे सुटेबल एविडेंस मिल गया है, अब मैं बोल सकता हूँ गॉड होते हैं, अब मैं थीस्ट भी बन चुका हूँ। तो अगर तो कोई बंदा बस अपने एक वो फ्लैग लेके निकल गया कि नहीं भैया भगवान होते ही नहीं है, तेरे सामने एविडेंस आ गया है, उसके बाद भी बोल रहा नहीं भगवान नहीं होते हैं, तो वो कभी रैशनल नहीं हो सकता है। बिना बायसनेस के क्रिटिकली इवेल्युएट करना, क्वेश्चन करना, एविडेंस के बेस पे कंक्लूड करना, और ओपननेस रखना कि बाद में अगर चेंज करने पड़े व्यू पॉइंट तो मैं कर लूंगा, तो ये होते हैं मेरे हिसाब से रैशनल लोग। एक मैं चीज बोलूं इस पे जैसे ना बिफोर द इंटरनेट एरा, या फिर हम पुराने टाइम की बात करें, तो बहुत ही रिजिड ओपिनियंस होते थे लोगों के। लेट्स से भगवान तो है ही है, बहुत ही कम मिलेंगे आपको नास्तिक लोग। दूसरा हो गया कि शादी तो करनी ही करनी है, या फिर बच्चे तो होने ही चाहिए। तो कुछ ना हमने एक रूल बना रखे थे लाइफ के कि ये सब चीजें हमें सोसाइटी में करनी ही करनी है। फिर एक ऐसा फेज आया लाइक आफ्टर द इंटरनेट, जैसा अभी मैं जेन जीज को देख रहा हूँ, कुछ जेन जीज को, उनका ये ओपिनियन है कि भगवान तो नहीं है। वो चलो डिडक्टिव रीजनिंग से ये कंक्लूजन पे आ गए, विच इज अ गुड थिंग। कोई अंधविश्वास वगैरह पे अगर बिलीव करता है ना, मैं उसको नहीं बोलूंगा कि वो रैशनल थिंक कर रहा है। सो दिस इज अ गुड डिपार्टमेंट। इसके बाद आ जाते हैं हम रिलेशनशिप्स पे। पहले क्या ट्रेंड था, शादी बच्चे होने ही चाहिए। अब लोगों ने क्योंकि उसके अगेंस्ट जाना है अब, तो अब ये डिसाइड किया है कि शादी बच्चे तो करने ही नहीं है। तो फिर उनको लगता है कि व्हाट इज इरेशनैलिटी देन। इरेशनैलिटी वो है शादी और बच्चे करना। जो चीज समाज कर रहा है, वो उस चीज को मान रहे हैं कि वो एक इरेशनल थिंग है। जैसे आजकल एंटी नेटलिस्ट का बहुत राइज हुआ है, ठीक है, समाज छोड़ दो, सोसाइटी छोड़ दो, ये सब है। अब इनको लग रहा है कि अगर मैं समाज में रहूंगा और वही चीजें करूंगा जो समाज कर रहा है, तो फिर मैं इरेशनल हूं। लेकिन ये एक गलत रीजनिंग इन्होंने डेवलप करी है। मैं समाज में रहते हुए, मैं हो सकता है कि रिलीजियस भी हूँ, हो सकता है मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, हो सकता है मैं शादी भी कर लूँ, हो सकता है मैं बच्चे भी कर लूँ, एंड स्टिल आई कैन बी रैशनल। पता है सागर, जैसे जो तू बोल रहा है ना, ये ना एक टिपिकल टीनेज बिहेवियर होता है। आप जब ऐसे जेनजीज को देखते हो ना, सबसे ज्यादा रेबेलियस भी यही होते हैं। तो जब भी आप हम्म। इनको ना एकदम समाज में जो चीज चली आ रही है, आप बिल्कुल इनको वैसे ही बोलते हो, अच्छा नहीं अब तुम 18 साल के हो गए हो, अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप ये करना है, 10th तो बोर्ड होता है, बोर्ड के बाद अब 12th करना है, उसके बाद फिर कॉलेज जाना है, फिर एमबीए करना है, वटेवर वटेवर। एक सेट ऑफ रूल्स आप जब ये देते चले जाते हो ना, अब 28 के हो गए, शादी करना है, शादी कर लिए, 30 के पहले एटलीस्ट एक बच्चा कर लो। तो ये लोग ना फिर ब्रेक करना चाहते हैं इस चीज को। ये एक टिपिकल होता है, अगर स्पेशली आप जब वो 16-17 के एज में रहते हो ना, तो इनको नहीं चाहिए सेट ऑफ रूल्स, मुझे मत बताओ, मैं खुद रिसर्च करूंगा, एटलीस्ट जो मैं आज की जेंजी में देख रहा हूँ। तो जो तू बोल रहा था ना, शायद ये थोड़ा सा इजी हो जाता है इनके लिए कि एक ना फर्म ओपिनियन बना लेना कि नहीं समाज ये बोल रहा है तो मैं ये तो नहीं करूंगा। एक वो टीनेज रेबेलियस मोड में भी रहते हैं वो। तो शायद इसी चक्कर में ना ये कुछ बड़ी बड़ी चीजों के कंक्लूजन पे जल्दी से आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अच्छा ठीक है चलो वीगनिज्म है, ये एक नया कोई ट्रेंडी वर्ड चल रहा है, तो चलो अब मैं वीगनिस्ट बन गया, मैं एंटी नेटलिस्ट बन गया, मैं चलो भगवान को नहीं मानना है मेरे को, तो सब लोग मानते हैं तो मेरे को थोड़ा अलग दिखना है, मेरे को कूल दिखना है, मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल में जाके लिख दूंगा आई एम एन एथीस्ट और मैं कूल लगूंगा। तो ये जेंजीज में होता है कूल लगने वाला, शायद एक ये मेन रीजन है। और दूसरा टीनेज के टाइम पे ना रेबेलियस जो नेचर होता है, एंटी पेरेंट्स जो भी बोलेंगे उसके अगेंस्ट जाना है, हम्म। सोसाइटी जो भी बोल रही है उसके अगेंस्ट जाना है। तो आई गेस ये मिक्स ऑफ बोथ है। इस लाइक पे दीपक भाई आपका क्या पर्सपेक्टिव है? इस पे ना मतलब जितनी अभी तक मेरी उम्र हो गई, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से हम्म बताऊंगा। हम्म। भाई हम ना किसी के द्वारा कही हुई बात को बिल्कुल ही ऐसी एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते, है ना।
मान लीजिए जैसे कि मैं इस बात को मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। मैं ये बात भी कहूंगा कि बड़ों बूढ़ों की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि उनकी बात सुनना बहुत जरूरी भी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं लाइफ को जीने के, जिंदगी को जीने के। ऐसे बहुत सारे आयाम होते हैं, डायमेंशन होते हैं, जो कि जिसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे कि रैशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस जो है ना उनका बहुत कुछ बताता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गांव के लोग बोलते हैं कि भाई हमने तो घाट घाट का पानी पीना है, आप हमको बात बताओ कि जिंदगी कैसे जीनी है। कोई किसी का नहीं होता है। ठीक है, ये एक रैशनल अप्रोच भी है मुझे लगता है उनके द्वारा। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ये वाली बात बोलते हैं तो इसका मतलब उनको वो ये बताना चाहते हैं कि एक्सपीरियंस हुआ है, इतने साल जिंदगी को जिया है और हमको पता है, और तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए फायदा होगा। और हमारा रैशनल अप्रोच तब होगा जब हम उनकी बात पर ध्यान दें और समझे कि हाँ इनकी बात को बिल्कुल। मद्देनजर रखते हुए अपने ब्रेन में मैं अपनी लाइफ को जीऊंगा। ना कि मैं ये बोल दूंगा कि तुम तो बकवास कर रहे हो, तुम अपने बड़े बूढ़े हो गए, तुम जाओ छोड़कर। तो ये रेडिकलाइजेशन हो जाएगा मुझे लगता है। तो लाइफ में रैशनैलिटी का मीनिंग, जैसे कि आप बता रहे हो कि एंटीनेटलिज्म, बच्चे पैदा ना करना या शादी ना करना, ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है कि ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लो कि मैं रेडी नहीं हूं, मैं लाइफ शादी करना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बच्चे पैदा करना कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब लेकिन ये एक उस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा जिसको इनकी वैल्यूज पता हो और इनको प्रेजेंट करने के तरीके पता हो। बच्चे पैदा करने तो 10 नहीं कर देने, 1 या 2 ही करने, और तब करने जो तुम्हारी पॉकेट को कवर कर पाए, कि तुम उनका खर्चा उठा पाओ, उनको अच्छे से तुम ट्रीटमेंट दे पाओ लाइफ टाइम। और शादी करनी तो ऐसे नहीं करनी है कि तुम दोनों लोग हाथ में कटोरे लेकर बाहर भीख मांग रहे हो, है ना। तो मेरे लिए रैशनैलिटी का मीनिंग ये है कि जब तक मैं खुद रेडी नहीं हूं, जब तक मेरा खुद मेंटल पीस रेडी नहीं है, मैं खुद प्रिपेयर नहीं हूं उस चीज के लिए, तो भले ही लोग उसके 100,000 फायदे गिना रहे होंगे, मैं नहीं करूंगा। और कोई भले ही उसी चीज के 100 नुकसान गिनवाएगा, मैं करूंगा जब मुझको जैसे कि हाँ मैं इस बात को काटते हुए इसी में ऐड कर रहा हूँ। शाहरुख खान का एक कोट है, उसने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि भाई मुझे इस बात में कोई बुरा नहीं, शाहरुख खान ने बोला था कि मुझे इस बात में कोई बुराई नहीं लगती है कि बच्चे मतलब अपने बच्चों को ध्यान देना, अपने परिवार को पालना, परिवार को खुश रखना, इस बात में कोई बुराई नहीं है। मैं दुनिया क्या कर रही है मुझे कोई जो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, और सच बात है। ठीक है, और ये यही रैशनल अप्रोच है। ये नहीं कि हम मतलब अब रैशनैलिटी का एक डायमेंशन ये भी है कि देश में क्या हो रहा है तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो अपनी फैमिली में बिजी हो। हाँ ठीक है, मैं मेरी फैमिली के लिए एटलीस्ट ठीक हूं। तो रैशनल अप्रोच, अब मान लो वो आपके लिए इरेशनल बात हो सकती है, सागर भाई आपके लिए नहीं हो सकती है, तो ये तो व्यक्ति व्यक्ति बिल्कुल। को निर्भर करता है। लेकिन ये कि तुम एक्शंस कैसे ले रहे हो और उस एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये अगर तुम एनालाइज करने के लायक हो दिमाग से, तो ठीक है, इट्स मोस्ट वेलकम। तो मेरा तो फिलहाल तो मैं तो ये समझता हूँ। मैं ना एक चीज बताता हूँ। अभी ना पीके और मैंने एक वीडियो बनाया था न्यू ईयर को विश करते हुए, ठीक है। तो काफी सार्केस्टिक वो वीडियो था, उसमें हमने काफी चीजें बोली, ठीक है। तो पीके उसमें बात कर रहा है एंटी वीगन फूड की, ये सब। तो मेरे को एक कॉल आया अपने किसी फॉलोअर का, बोलता है सागर भाई और पीके भाई, मैं तो आपको रैशनल समझता था, आप नहीं हो रैशनल। ना आप वीगन हो, ना आप एंटी नेटलिस्ट हो, और सागर भाई आप तो एग्नोस्टिक हो, आप तो डाउट रखते हो कि भगवान हो भी सकता है, आप रैशनल नहीं हो। मैंने कहा ये रैशनल का ना एक वीडियो बनाना पड़ेगा भाई, कि इनको बताते हैं कि ट्रू रैशनैलिटी क्या होती है। लेट्स से हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है। अब पीके ने वीगनिज्म की पूरी फिलॉसफी पढ़ी है, हमने जितने ओके। डिबेट देखे ना अरविंद के, शायद किसी ने देखे हो, तो हमें हाँ पता हाँ। है कि वीगनिज्म के क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। अब आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ना, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि शायद अभी के टाइम पे हमारे लिए फिलॉसफी नहीं है। सेम हाँ। गोज फॉर द एंटी नेटलिज्म ऑल्सो, या फिर मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो। अभी भी हम दोनों कंफ्यूज है, मे बी हम शादी फ्यूचर में कर ले, मे बी ना भी करें, है ना। अरे कर लेना तो सर, कोई दिक्कत नहीं तो मैं बस यही बता रहा हूँ लोगों को ना, इन सब चीजों का आप इनके है। कंक्लूजन पे पहुंचो या ना पहुंचो, उसका रेशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। रेशनैलिटी इज पहले किसी चीज को समझो, अच्छे से परखो, और फिर डिसाइड करो आपके लिए क्या है। आपके लिए वो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो है देखो रैशनैलिटी। एक डिडक्शन करना विद रीजनिंग। एग्जैक्टली सेम चीज मेरे साथ हुई थी। मैं एक डिबेट में था, वहां पर एथिस्ट वर्सेस थीस्ट की डिबेट चल रही थी। तो मैंने बोला कि
तुम मानते हो कि इस यूनिवर्स का किसी ने क्रिएशन किया होगा? मैंने उनसे बोला, और मैंने कहा मैं भी मानता हूँ कि यूनिवर्स को मतलब कुछ तो होगा, शायद कोई ऐसी चीज हो जहां से यूनिवर्स आया है। लेकिन मैंने बोला कि मेरी नज़र में वो चीज़ जो है वो कोई साइंस की थ्योरी हो सकती है, नहीं वो कोई वेव पार्टिकल हम्म हो सकता है, वो कोई क्वांटम फिजिक्स के लेवल की कोई चीज़ हो सकती है, या फिर वो कुछ ऐसा हो सकता है जो कि जिसको हम कभी कंसीव ही ना कर पाए, इंसान कभी कंसीव ही ना कर पाए। लेकिन तुम्हारे लिए वो, मेरे लिए वो होगा, मेरे लिए वो फिजिक्स से साइंस ही होगी। बस फर्क ये है कि तुम्हारे लिए वो भगवान है, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो हम्म रैशनल, उन लोगों ने मुझसे बोला देखो तुमने भी तो मान ही लिया कि कोई ना कोई तो क्रिएटर है। अरे भाई मैंने मान लिया, लेकिन मैंने तुम्हारे उन धर्म ग्रंथों को थोड़ी माना है कि ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैंने एडम ईव को बना दिया और उनसे पूरी दुनिया बना दी, या फिर मैंने ब्रह्मा हम्म विष्णु महेश के मुंह से ये बना दिया, वो बना पैरों से वो बना दिया। मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई यूनिवर्स का कोई ना कोई ऐसा कॉज होगा जिसकी वजह से हम अस्तित्व में हैं, और वो हम शायद कभी कंसीव ना कर पाए, ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन साइंस इसलिए चुप नहीं हो जाती है ना। तो हम्म मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, मैं एथीस्ट हूं, बट मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन मेरे एथीस्ट होने का मेरा रीजन सिर्फ ये है कि मैं आपके जो ये करते हो, मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूँ। पर्सनल गॉड्स को और सुपरस्टिशंस को, है ना, दैट्स उसको इट, आप डिस्कार्ड करते हो। बिल्कुल डिस्कार्ड करता हूँ मैं। और अगर कोई क्रिएटर है, कोई क्रिएशन जैसी कोई चीज होगी ना, तो शायद आप और मैं उस, या फिर आज का विज्ञान उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं होगा, है ना। वो बिल्कुल ही नई चीज कोई निकल कर आएगी हमारे लिए। तो हम्म ना आप सही होंगे ना हम सही होंगे, वो कुछ अलग ही होगा, वो हमारे डायमेंशन से अलग होगा। कि नहीं देखो तुम तो मान रहे हो अरे भाई, ये मैं हम्म लॉजिकल हूँ, मैं रेडिकल नहीं हूँ, इसलिए मैं मान रहा हूँ। यार यही होता है पता है। अब जैसे ना मैं एक लाइव टेस्ट ऐसे लेता हूँ कि रैशनैलिटी का, जैसे नेपोटिज्म है, ठीक है, हम सबको पता है कि लाइक पॉलिटिक्स हो गया या बॉलीवुड हो गया या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री हो गया या कॉर्पोरेट लाइफ हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या ये सही है या गलत है? आप लोगों के हिसाब से क्या होगा? जैसे मैं एक अपना एक एंगल देता हूँ कि नेपोटिज्म कुछ लेवल तक के जस्टिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल मैं शादी करता हूँ, मेरे बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं लेट्स से, और मैं हमेशा से एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेटर रहा हूँ, ठीक है, डिसेंट लेवल तक के मैंने खेला हुआ है। अब मैं अपने बच्चों को वो, क्योंकि बचपन से ही दोनों लड़के थे और दोनों मेरे साथ क्रिकेट खेलते आए हैं, उनको अच्छी मैंने ही कोचिंग दी है, तो मैं देख रहा हूँ उनका इंटरेस्ट है, कोई एक बॉलर बन सकता है, कोई एक बैट्समैन बन सकता है। तो मैंने उनको, अपने बच्चों को एक मैं प्लेटफॉर्म दूंगा कि वो प्रोग्रेस कर सके। अगर नहीं कर पाए तो आगे चल के हट जाएंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, सुनील गावस्कर का बेटा था, रोहन गावस्कर या रोहित गावस्कर, ऐसे कुछ था, राइट? रोहन तो शायद, हाँ। उस रोहन था, उसको ब्रेक मिला और इवेंचुअली वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो फिर वो आउट हो गया। तो मैं, मेरे हिसाब से नेपोटिज्म टू सम लेवल इज जस्टिफाइड। इस पे आप लोग क्या बोलोगे? जैसे कि आप लोग के हिसाब से अगर रैशनल वे पे सोचना है, प्रोज एंड कॉन्स, तो आप कैसे इस पे कंक्लूड करोगे कि अच्छा है या बुरा? सागर बताएंगे इसके बारे में पहले तो। यार हम्म मेरा ना इस पे ओपिनियन है। देख, ये तो है, लेट्स से अगर मैं एक्टर हूँ, ठीक है, और मेरा बेटा भी एक्टर बनना चाहता है, तो पर्सनली ना मैं सारी वो चीजें करूंगा ताकि उसको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हम्म जो भी मेरे हाथ में है ना। मैं उसका बिल्कुल जो स्ट्रगलिंग फेज है, स्ट्रगलिंग पीरियड है, उसको हटाना चाहूंगा उसके लिए, ताकि उसके लिए एक बिल्कुल इजी पाथ हो जाए, है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, लेट्स से, जिनके नहीं है बाप दादा में कोई भी एक्टर, उनको ना फिर ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेट्स से हम क्रिकेट की अगर बात करें, कितने सेलेक्टेड लाइक प्लेयर्स होते हैं जो टीम में सेलेक्ट होते हैं, उसमें भी अगर तुम नेपोटिज्म का एक वो ले आओ, तो जो एक नॉर्मल क्रिकेटर है, जो एक नॉर्मल लाइक लाइफ जी रहा है, इसका कोई नहीं है कनेक्शन, उसके लिए ना ऑड्स और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, और एक अनजस्टिफाइड भी हो जाता है उसके लिए, कि एक बंदा तो इतना स्ट्रगल करके आ रहा है और एक बंदे को वैसे ही एक सिल्वर स्पून मिल गया। तो बिल्कुल। तो तू अभी जस्ट देखा तूने, जैसे अभी क्या किया, बिकॉज हम लोग अपने आप को रैशनल ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तूने पहले देखा, अच्छा हाँ मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो मैं उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स या जो इनिशियल स्ट्रगलिंग पीरियड है उसको कम से कम करने की कोशिश करूंगा या हटाने की कोशिश करूंगा, ये मेरा एक एंगल है। लेकिन हाँ, इसके कॉन्स भी होंगे। तो तूने पहले प्रोस की भी बात करी, जो कि जेन्युइन है, आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, आप उसकी हेल्प करोगे हर केस में, प्रोफेशनली, हेल्थ वाइज, मेडिकल वाइज, एजुकेशन वाइज, वट। लेकिन इसके ये कॉन्स भी है, तो तू अभी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेगा। क्या मेरा बच्चा एक्चुअल में क्रिकेटर बनना भी चाहता है?
क्या उसके में एक्चुअल में क्वालिटीज है, या शायद वो कुछ और कर सकता है। मे बी वो क्रिकेट हम्म। कोचिंग में जा सकता है, मे बी अगर क्रिकेट में ही उसको जोड़ के रखना है, कमेंट्री कर सकता है क्योंकि बोलता बहुत अच्छा है। आज के डेट में कितने पैसे उसमें भी होते हैं कमेंट्री पर्सपेक्टिव से। तो ये तू रैशनली इवेल्युएट करेगा। और अगर कोई होता ना, अगर यही जेंजी पे कर दे, तो ये तो एकदम खराब है। आप राहुल गांधी को नहीं देख रहे हो वहां पे क्या नेपोटिज्म चल रहा है, फिर यहाँ से कोई और आ जाएगा। अच्छा, तो क्या हम उसको नहीं देख रहे हैं, जय शाह को, उसको कैसे आपने प्रेसिडेंट बना करके रख दिया है। तो एकदम अचानक से नहीं नहीं नेपोटिज्म सही है, नहीं नहीं नेपोटिज्म एकदम गलत है। दोनों प्रोज एंड कॉन्स को नहीं देखेंगे, ब्लैक एंड उसके बाद व्हाइट भाई, कंक्लूजन पे नहीं आते। बिल्कुल। आपको लोग सिर्फ हमेशा ब्लैक उसके एंड व्हाइट नुआंस में देखने सोच रहे हैं। हैं। हम्म। बिल्कुल। आपको आप वैसे क्या क्या बोलोगे टेक भाई? है? हाँ। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप नेपोटिज्म में आपको क्या लगता है कि मतलब कि उसके कुछ रैशनल पर्सपेक्टिव से ये सही है गलत है आपके हिसाब से? अ, इस पे मेरे मतलब ओपिनियन आप लोगों से मैच ही करते हैं, लेकिन थोड़ा हम्म। सा मैं उसमें एक्सटेंड ही कर रहा हूँ चीज़ों को। जैसे कि हम्म। अ, जब हम एंटीनेटलिज्म की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हम्म। तो हम एंटीनेटलिज्म, या फिर मैं, अगर आप उसके फेवर में हैं कि भैया हम्म। एंटीनेटलिज्म के फेवर में हूँ, या फिर आप इस फेवर में हैं कि हमें बच्चे हम करने चाहिए। अगर हम मैंने सपोज दैट अगर आपने बच्चे पैदा करने का डिसाइड कर लिया ज़िंदगी में, तो आपको हम्म। इस बात की अकाउंटेबिलिटी लेनी ही पड़ेगी कि उसकी लाइफ कैसी हो, वो आपके हाथ में है। ठीक बिल्कुल। है। हम्म। हम ये नहीं कर सकते, हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि बच्चे को पैदा करने का डिसीजन तो हमारा हो, लेकिन हम बाद हम्म। में, वो बात अलग है, एथिकल ग्राउंड एक अलग चीज है कि हम उसको सिखाएं हम्म। पढ़ाएं, उसको खुद स्टैंड अप करना सिखाएं। लेकिन अगर हमने जिम्मेदारी उसको पैदा करने की ली, तो हमारी जिम्मेदारी ये भी हो हमें उसको एक स्टेबल और अच्छी लाइफ दे पाए। ठीक है। बिल्कुल। मुझे तो यही लगता है। या फिर आपको नहीं करना है। मेरा मेरे मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर कैपेबल हूं तो मैं करूं, और मैं चाहता हूँ कि, हम्म। और उसको फिर मैं डायमेंशन, क्योंकि ऐसा ना कि जैसे कि एंटीनेटलिज्म वाले लोग भी इस आर्गुमेंट को बिल्कुल ठीक देते हैं कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, पहले आप उसको पैदा कर देते हो, पैदा करने के बाद उसके ऊपर चीजें थोपी जाती हैं, और फिर उसे एक्सपेक्ट करते हैं हम्म। इन चीजों को कि भाई ये वो करे, वो ये करे। तो उनके आर्गुमेंट को मैं यहाँ पर सही मानूंगा। इसलिए जब हम बच्चा पैदा हम्म। करते हैं, तो हमको इस बात की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि उसकी लाइफ और उसके फ्यूचर को लेकर हम ऐसे डिसीजन ले पाए जिससे वो अच्छा करे। तो हम्म। जब बात आती है नेपोटिज्म की, तो मेरे को लगता है कि नेपोटिज्म वहां तक बिल्कुल सही मानता हूं मैं, जहां तक आप किसी और व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स का हनन ना कर रहे हो। हम्म। तुम ऐसा ना कर रहे हो कि भाई क्रिकेट का एकेडमी का ट्रायल चल रहा है, और आपका बच्चा बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन एक बच्चा और बहुत अच्छा बॉलर है जो कि साथ में खड़े हैं, और दोनों के पास एक ही टिकट्स हैं। आप इतने हम्म। वो हो कि भाई एक टिकट में अब या तो अपन अपने बच्चे को एंट्री दोगे या फिर उस व्यक्ति को एंट्री दोगे। तो हम्म। आपके अंदर इस फिर यहाँ रैशनैलिटी का पॉइंट आता है कि यहाँ आपकी इतनी बिल्कुल। रैशनल अप्रोच होनी चाहिए कि क्या यही। आपका वो डू एंड डाई वाला लास्ट पॉइंट है कि आपका बच्चा इसके बाद कभी हम्म। जा ही नहीं पाएगा, या फिर उस हम्म। व्यक्ति का लास्ट डू एंड डाई वाला पॉइंट है। तो हम्म। अगर आप चीजों को समझ गए कि भाई मेरे को ज्यादा जरूरी है, उसके ज्यादा जरूरी है, तो आपको प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। क्या हम्म। मेरे बच्चे के पास चांसेस ज्यादा हैं या फिर उसके पास चांसेस ज्यादा हैं? उसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे डिसाइड होगा। अगर आप केपेबल हैं, आपको पता है कि मेरा बच्चा अब भी चाहेगा तो लैम्बोर्गिनी में जाकर चला जाएगा, घर में बैठेगा, फिर भी करोड़। बिल्कुल। हम्म। एक सेकेंड, आ गया। शायद इंटरनेट का इशू था। ये तो फोन वाला व्यू आ रहा है। ठीक है, एक ये सेकंड क्या होता है? कुछ तो हो ठीक रहा है यार। है। ठीक है भाई। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? अभी ठीक है। नहीं, दीपक भाई बिल्कुल सही पॉइंट बोले, मतलब कि ना, सो यही होता है कि अब जैसे मैंने अभी जस्ट हाँ। एक टॉपिक उठाया नेपोटिज्म, लेकिन क्योंकि तीनों रैशनल है, तो हम लोग प्रोस पे भी बात करेंगे, कॉन्स पे भी बात करेंगे, और बैलेंस अप्रोच के वे में बोलेंगे। नेपोटिज्म हाँ कुछ जगह पे हो सकता है। अब भैया अगर किसी का बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता है, ठीक है, तो अब मेरे को उसकी हेल्प करनी है, मतलब कि वो बच्चा अपनी अपनी बच्चे की हेल्प करेगा, तो उस केस पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ठीक है। लेकिन आप फिर यहाँ पे देख रहे हो कि अगर लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव से अगर ये ह्यूमैनिटी के लेवल पे दिक्कत आ रही है, कि अब अगर कांग्रेस की सरकार में राहुल गांधी ही है, और आप बस इसी तरीके से चलते रहने दोगे, एक बहुत बड़ा अपोजिशन जो था, आप उसको खत्म कर दे रहे हो, लोग आपको अब वोट नहीं देंगे, तो फिर हमें जब तक एक
अपने इंडिया में अच्छा अपोजिशन नहीं रहेगा तो भैया देश अच्छे से चलेगा नहीं। तो अब आपने गत मार दी है एक इतनी बड़ी पार्टी की। तो यहाँ पे नेपोटिज्म का क्लासिक केस हमें देखने को मिलता है कैसे वो फेल होता है। तो इस हिसाब से यार प्रोज किसी एंड भी चीज कॉन्स। को वो करना चाहिए बिल्कुल। लोग पता है रैशनैलिटी को ना बड़ा इजी समझते हैं आज के टाइम पे कि अरे हम एथीस्ट हम्म। है हम रैशनल बन गए, हम हम्म। एंटीनेटल है हम रैशनल बन गए, शादी नहीं कर रहे हैं बच्चे नहीं कर रहे हैं हम बन गए। इतना इजी हम्म। नहीं है। जैसे दीपक भाई ने स्टार्टिंग में बोला था, रैशनैलिटी ना लाइफ के सिर्फ बिग डिसीजंस पे अप्लाई नहीं होता। आप डेली डेली लाइफ। लाइफ में क्या क्या कर रहे हो, आप कैसे एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, वो प्रोसेस जो होता है ना वो है रैशनैलिटी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने भाई परसों जो वीडियो बनाया था, अब उसमें पीके भाई पार्टी कर रहे थे, तो वो भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई बात कि दारू पी रहे हैं पार्टी कर रहे हैं, ये अभी भी वही भीड़ का हिस्सा है जिससे हमें निकलना है, ये समाज छोड़े नहीं है। कहाँ इस पे चले पता है एक, जाओगे छोड़ के। इस पे पॉइंट पता है क्या है मेरा। एक होता है कि आप एक्चुअल में ना हर्ड कल्चर का पार्ट हो, अननोइंगली आपको पता भी नहीं है आप उस कल्चर का पार्ट हो, कि आपने बस किसी इंस्टा पे अपने दोस्त की स्टोरी देखी और आप पहुंच गए किसी भीड़ वाली जगह पे न्यू ईयर मनाने, तो आपको वो मार्केटिंग ना सेल करी गई है और आप उस मार्केटिंग से कन्विंस हो भी गए। वो है एक हर्ड कल्चर का पार्ट होना। बट आफ्टर अवेयरनेस, लेट्स से हमें पता है कि हाँ हमें बेचा जा रहा है, मुझे पता है, लेकिन स्टिल मैं जा रहा हूँ नोइंगली विद अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि मुझे वो मोमेंट एंजॉय करना है, वंस इन अ वाइल कर सकता हूँ। तो अगर आफ्टर अवेयरनेस आप कोई चीज कर रहे हो ना, वो इरेशनैलिटी नहीं होगी, वो एग्जैक्टली। रैशनैलिटी है। इफ तो यू नो लोग ना तभी इन pros and रूल्स में cons, फंस जाते हैं। if you know pros and cons of drinking alcohol, and you actually aware about it, और उसके बाद बिल्कुल। आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप वहां गलत काम नहीं कर रहे हैं। यू एब्सोल्युटली अवेयर, और आपको पता है कि कब रुक जाना है। हम्म। पता है दीपक भाई, होता ये है ना कि हम लोग जैसे अपने पॉडकास्ट में ना यूजुअली मेरा और सागर का हमेशा ये रहता है। हम लोग इवन लाइक जब ऑफ द रिकॉर्ड भी जब बात करते हैं ना, तो लेट्स से अगर एंटीनेटलिज्म ऐसे टॉपिक पे बात करनी है, और मैं प्रो क्रिएशन में बिलीव करता हूँ और सागर लेट्स से एंटीनेटलिज्म को सपोर्ट करता है, हम लोग बात करते करते ना स्विच हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं, अब मैं एंटीनेटलिस्ट के पॉइंट्स बोलूंगा और तू हाँ, प्रो क्रिएशन के पॉइंट्स बोलना। इससे हम लोग के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना वो शार्प होते हैं। और बाय द टाइम हम लोग का जब वो कॉल फिनिश होता है ना, तो पता हाँ, चलता है हम लोग दोनों एंटी नेटलिस्ट बन चुके हैं उस टाइम के लिए, या दोनों हाँ, प्रोक्रिएशन में आ गए। मैं तब तक के किसी एक फर्म उस चीज पे स्टैंड नहीं रखूंगा जब तक कि मैं पूरा फुल मैंने रिसर्च नहीं कर लिया मुझे लग रहा है मैं ट्रुथफुल अपने लिए रहना चाहता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं हाँ, कूल दिखने के लिए ये नहीं बोल दूंगा अरे एंटी नेटलिज्म ना आजकल बहुत ट्रेंडी चीज चल रही है तो चलो एंटी नेटलिस्ट बन करके हम लोग को बोलेंगे। मैं भाई जब तक मुझे लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं मिल जाएंगे ना बिल्कुल ही, तब तक मैं नहीं बोलूंगा, स्टैंड नहीं लूंगा मैं वो वाला। तो ये होता है रैशनलिज्म आई गेस। और लोग एकदम से गरियाने लग जाते हैं, अरे पिछले वाले पॉडकास्ट में तो ये एंटी नेटलिस्ट थे, इस वाले पॉडकास्ट में प्रो क्रिएशनिस्ट हो गए, पिछले वाले में तो आचार्य प्रशांत को ये लोग गरियाते थे, इस वाले में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे नहीं, वो जहां अच्छा करेंगे हम सपोर्ट करेंगे, जहां गलत यही करेंगे यही वहां पॉइंट है। गरियाते। अब कैसे दिक्कत पता समझाए क्या लोगों होती है? को। दिक्कत ये होती है कि भाई, अ, अगर तुम्हारे विचार मरे हुए हैं तो आप कभी नहीं बदलोगे। वरना हम्म। आप हर पल हर घंटे आपके विचार बदलेंगे। और अगर आपके हम्म। हर घंटे आपके हर पल और रोजाना आपकी बातों में बदलाव आता है, इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं, है ना? हम्म। बिल्कुल। अगर आप किसी की कहीं 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 सुनी बातों को आप सुन लेते हैं और उसी को रिपीट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने डेफिनेटली कहीं सुना है और इसलिए आप बस उस बोल रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। तो हम्म। ये ऐसा लगता है मुझे। अरे मेरे तो कितने ओपिनियंस पता है इसी साल चेंज हुए हैं आफ्टर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट। ओके। मुझे तो एंटी नेटलिस्ट पता भी नहीं था होता क्या है, मतलब पॉडकास्ट हाँ शुरू होने के बाद एक्चुअली मुझे पता चला कि ये भी कि कोई ये टर्म है। क्या चिड़िया है ये। हमें पता ही नहीं था। तो उससे कॉन्टीजेंसी की पहले तरह भी से। ना, अब उससे पहले भी मेरे दिमाग में डाउट्स आते थे कि शायद बच्चे करने चाहिए शायद नहीं करने चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन सागर ये से पहले शादी फिलोसफी पे ध्यान देते ना आप। यार शादी पे ना लिटरली बताऊं, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। मैं 31 साल का हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता यार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है वैसे इसमें? मेरा मेरा ख्याल मत पूछो, पास में मम्मी बैठी। अलग से बताना भाई, अलग से। तो वही है यार, ये ना लाइफ के पता है इतने ट्रिकी एस्पेक्ट्स है ना, इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसका ब्लैक एंड व्हाइट आंसर हर एक पर्सन के लिए तो हो ही नहीं सकता।
जो पर्सन आपको मेरे ये बता रहा है ना कि शादी मत करो, बच्चे मत करो, समाज छोड़ दो, वो आपको रैशनैलिटी नहीं सिखा रहा है। वो अगेन आपको कुछ रूल्स दे रहा है, हाँ आपको अपना शायद ब्लाइंड फॉलोवर बना रहा है, और आप बन भी रहे हो। पहले एनालाइज करो उस चीज को, जो एक पर्सन कह रहा है वो मेरे लिए है या नहीं है। हो सकता है आपके लिए ना पीक हैप्पीनेस हो शादी और बच्चे करके, हम्म हो सकता है ना भी हो। तो वो आपको खुद को फिगर आउट करना है उसमें। तो ये फिगर आउट का प्रोसेस क्या है? जैसे व्हाट डू यू दीपक भाई थिंक? पता है, जैसे ना अपन ये रिलीजियस के अपन काफी सारे अभी हमने डिबेट किए हैं, ठीक है, थीस्ट वर्सेस एथिस्ट और ये वो सारी चीजें। मेरे हिसाब से एक रैशनल बंदा ना, कभी भी, लेट्स से मैं एक एथिस्ट हूँ, मैं अपने हम्म आप को एक रैशनलिस्ट भी मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं प्रोस और हम्म कॉन्स देख करके करता हूँ। मैं जब सामने वाले को देखता हूँ ना कि अच्छा ये थीस्ट है, ये भगवान में बिलीव करता है, मैं कभी भी ना कोई मॉरल या इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी वाला कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर नहीं आ जाता कि ये तो हाँ चू है। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं उसके हम्म कमेंट में जा करके उसको गालियां नहीं लिखूंगा, भाई गधा है क्या तू, ये सब नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे हाँ, पता है कि कहाँ से आ रहे हैं, समाज में हजारों सालों से ये चीज चली आ रही है, हम्म बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ है ये। पैदा होते हम्म ही ना ये निशानी आपकी लग जाती है। तो इस चीज को निकलने में टाइम लगता है, मुझे टाइम लगा था, मैं कॉलेज के बाद मैं बनाऊं, मतलब कि लाइक एथिस्ट, राइट, लेकिन तब तक कि मैं भी ये सब पूजा पाठ और ये वो सब मैं करता था, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ टाइम लगता है, कुछ लोग हो सकता है 20 साल में निकल जाते हैं, कुछ 30 में निकलते हैं। क्वेश्चन करते रहना चाहिए, और ये पागलों टाइप गाली नहीं देना कि अरे नहीं दीपक भाई तो एथिस्ट है, तो चलो अब इनको गाली बकते हैं, धर्म के अगेंस्ट हो गए हैं या फिर ये है। ये सिर्फ एक इरेशनल वाला बंदा ही कर पाता है। तो जो हम्म। टेम्परामेंट सिखाता है ना, बीइंग अ रियल रैशनलिस्ट, वो नेक्स्ट लेवल पॉजिटिव चीज होती है इसकी। नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि भाई 6 महीने पहले जो मुर्गा खा रहा था वो अब वेगनिज्म के ऊपर ज्ञान दे रहा है। तो तुम कुछ अरे दिन एग्जैक्टली। 6 पहले दिन तुम पहले खुद खा रहा अनबक्स था, थे, तुम 6 दिन मंगलवार पहले सोमवार खा रहा के था, आज बना। लास्ट वीक हाँ, नॉन वेज था। अरे मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि भाई जो मंगलवार शनिवार के व्रत रख रहा था, जो दरगाह पर जा रहा था 6 महीने पहले 1 साल पहले, आज वो नास्तिक बन गया था और वो जो दूसरे लोगों को गरिया रहा है। तो भाई ये तो बेकार बात है ना। मतलब तुम ये समझो कि वो तुम बीमारी से किसी बाहर आ गए मान लीजिए, तो आप बीमार लोगों को गाली थोड़ी दोगे। तुम बीमारी को एक बारी को कोस सकते हो, एक बारी को कि हाँ भाई धर्म वाली चीज सही नहीं है, लेकिन जो धार्मिक लोगों को तुम अगर गाली, तुम लोगों से नफरत नहीं कर सकते, मुझे ऐसा हाँ लगता है। बिल्कुल। तो वो दिक्कत बिल्कुल। वाली बात है। एक इसका ना और मेरे को क्लासिक कॉलेज का केस याद आता है सागर। तो ये हाँ, होता था कि जैसे ना कोई अपना कुछ ऐसे छुट्टियां हुई, तो फिर मतलब कि सब ऐसे सिगरेट भी पी रहे हैं और फिर ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोई अपने घर से आता है, पेरेंट्स से पकड़ लिया है वो, और फिर वो छोड़ देता है ना, मुश्किल से 2 या 3 दिन छोड़े हुए होते हैं। ये देखो अश्लील है, ये सब लड़के क्या गंदे का नशे कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है तुम्हें। और भले ही 1 हफ्ते बाद वापस से चालू कर दे, लेकिन अचानक से मॉरल हाई ग्राउंड आ जाता है कि 2 दिन हो गया मेरे को छोड़े हुए, तो तुम सब गंदे हम्म, इंसान हो। वाह मेरे भाई हाँ। वाह। मेरे पता है कुछ ऐसे दोस्त हैं जो एथीस्ट हैं पर रैशनल नहीं है, और कुछ लोग रिलीजियस हैं जो रैशनल हैं। ऐसे आपको हाँ, कुछ लोग बिल्कुल मिलेंगे जो बिल्कुल हो सकता है, मानते बिल्कुल हो हैं, सकता है। है ना, भाई एक मानते हैं किसी सुप्रीम पावर में, लेट्स से कि हो सकता है कि किसी ने इस यूनिवर्स को बनाया हो। वो इस क्यूरोसिटी को रख के ही लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है ना, सब में इतना दिमाग लगा के करेंगे ना। चाहे वो लाइक बिल्कुल बच्चों को कैसे न्यूट्रिशन देना है इनफ, कैसे एक रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, कैसे वर्क प्रेशर हैंडल करना है, ये सब है रैशनैलिटी का पार्ट। तो एक रिलीजियस पर्सन भी रैशनल हो सकता है। और ऊपर से ऐसे कुछ लोग हैं जो एथीस्ट है मेरे दोस्त, वैसे बेवकूफ हैं अपनी डेली लाइफ में। कुछ नहीं पता कि ना कोई स्टडीज रीड कर रही है रिलेशनशिप्स के बारे में, कुछ नहीं पता कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब उनको क्या मैं रैशनल बोलूं जस्ट बिकॉज दे आर एन एथीस्ट? तो ये ना हमें नहीं, डेफिनेशन इसकी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, 3 4 चीजें सीख कर आप रैशनल नहीं बन जाते हो। भगवान मैं को वही कह डिनाई रहा था कर कि देना रैशनल रैशनल होना बनना तो इजी नहीं है। चीज नहीं है। वही भगवान को डिनाई कर देना रैशनल होना बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत है। हम्म। हम्म। नहीं, पता है एक हर एक प्रोसेस टॉपिक्स होता है, होता है। थॉट प्रोसेस होता है। नहीं, हम्म, थॉट प्रोसेस भी सागर, और पता है हर एक फील्ड में आपको रैशनैलिटी दिखानी होती है। तो जैसे जो दीपक भाई हाँ। ने बोला था ना, 24 घंटे में आप क्या करते हो। तो जब मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं कैसे जल्दी पहुंच सकता हूँ, तो क्या मैं बाइक लेकर के जाऊंगा तो फिर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, या कार लेकर के जाऊंगा। मेरे को पता है दिल्ली में कितना यहाँ पे ट्रैफिक लगेगा, बाइक से मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ अगर लेट हो रहा हूँ तो ये एक रैशनल चॉइस है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे जाने के लिए।
मैं खाना क्या, ब्रेकफास्ट क्या लूंगा, मतलब कि ये लूंगा तो क्या बेटर होगा मेरे लिए, या फिर मैं ये छोले भटूरे खा लूंगा तो वो बेटर होगा। आप हर चीज में, इकोनॉमिक्स में, या फिर आपको अपना घर खर्चा कैसे चलाना है वो हो गया, जैसे तूने रिलेशनशिप की बात करी वो वाली चीज हो गई। तो ये जो तू एथिस्ट है और जो इररेशनल है ना, वो क्लासिक केस है कि वो बाकी की 10 चीजों में रैशनल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, अगर वो बोल रहा है कि यार मेरे को कोई एविडेंस नहीं मिलता इसलिए मैं क्रिएटर पे नहीं मानता हूं, तो उस एक फील्ड में शायद वो रैशनल है, बाकी चीजों में इररेशनल है। तो ये बहुत पॉसिबिलिटीज है। ये इवन न्यूटन बिलीव्ड इन सम सुप्रीम पावर, पता है तेरे को? यस। न्यूटन को लगता था कि कोई ना कोई आंसर तो होगा, कोई ना कोई क्रिएशन तो होगी, ऐसे ये सब नहीं आ यस। सकता है। अब क्या मैं न्यूटन को इरेशनल बोलूं और इन जेंजीज को मैं रैशनल बोलूं? फिर 18-20 साल के जो लौंडे हैं जो सिर्फ एथीस्ट बन के अपने आप को समझ रहे हैं। तो आपको ना एक यार थॉट प्रोसेस देखना है शायद, वही होता है, पता क्रिटिकल है सागर, थिंकिंग। ये ना, अब जैसे रामानुजम है, ठीक है, अब वो बोलते थे कि इतने ग्रेट मैथमेटिशियंस है, वर्ल्ड वर्ल्ड के लाइक मतलब सॉर्ट ऑफ नंबर टॉप 10 में आते होंगे वो बोलते थे मेरे को सपने में आकर के देवी माँ मेरे को वो ये सारे इक्वेशंस या फिर थ्योरम्स वटेवर ये वो देती है। अब मैं इसको रैशनैलिटी से देखूंगा, और फिर वो बोलते थे कि वो बिलीव करते हैं गॉड में, कि अरे रामानुजन तो इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, वो बोल रहे हैं तो शायद हो सकता है। मैं तो मतलब कि कुछ भी नहीं हूं, मेरे को मैथमेटिक्स इतने लेवल पे आता भी नहीं है। तो ये वो एक ना एक फैलेसी होती है, एक सुपीरियर वाला, वो उस पर फॉल करने के लिए, मेरे को हम्म। नाम उसका याद नहीं आ रहा, ठीक है, कि जस्ट बिकॉज न्यूटन ने बोला है और वो इतना बड़ा साइंटिस्ट था तो शायद गॉड हो सकता है, एक फैलेसी होती है। नहीं, मेरा ये नहीं ये है, कह रहा मैं एक मैं, बहुत, नहीं नहीं, मैं एक इन गलत जनरल समझा बता रहा तू। हूँ कि नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ जैसे कि मैं अपना रैशनल थिंकिंग लगाऊंगा, जैसे वो जो तेरा एथीस्ट वाला जो फ्रेंड होगा या कोई जेंजी होगा ना, वो बोल सकता है कि यार जस्ट बिकॉज न्यूटन ने किया है तो हो सकता है नहीं, ये गलत है। मैं अपना देख रहा हूँ, मेरे को कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है आज की डेट में भी, 21st सेंचुरी में भी, 10 गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इस पे डिबेट हो रही है। मैं रैशनल लेवल पे बोलता हूँ भाई अगर होते ना गॉड, ये डिबेट ही नहीं होती। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई नहीं, शायद मैं बिलीव बिलीव नहीं करता हूँ। तो लोग ऐसे भी रैशनल अपने ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। कई महान साइंटिस्ट बोलते हैं कि क्रिएटर नहीं होता है, जैसे स्टीफन हॉकिंग बोलता है, और न्यूटन बोलता है कि शायद हो सकता है। अब दोनों साइड के ना गुट बढ़ जाएंगे, मैं इसलिए बोलता हूँ अपना दिमाग लगाओ। ऐसे तो तुम्हें 10 एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि ये 10 साइंटिस्ट बोल रहे हैं नहीं होता, ये बोल रहे हैं होता है। अब उसके लिए क्या ही करोगे, अपना दिमाग लगाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ ये। बिल्कुल। हाँ, ये तो मेरा वो पॉइंट नहीं था कि जस्ट बिकॉज न्यूटन अगर कह रहा है कि हो सकता है तो हम्म। आप भी मान लो कि हो सकता है, ये नहीं कह रहा था हम्म। मेरा मतलब ये था कि कोई एक पर्सन होता है जो ना एक डिडक्टिव रीजनिंग के बाद, ठीक है, उसने बहुत सोच लिया कि इसका आंसर तो हमारे पास नहीं है। यूनिवर्स या बिग बैंग से पहले क्या था हमें हम्म। कुछ भी नहीं पता है ना। तो उसने ये सोचा होगा कि ठीक है, मैं एक प्रोबेबिलिटी रखता हूँ, लेट्स से 0.1% हम्म। की मे बी देयर इज अ क्रिएटर, या फिर ओपन टू अदर थ्योरीज एज वेल। जैसे हीगल कुछ बोल रहा था, स्पिनोजा का अपना कोई गॉड का वो था, हम्म। आइंस्टाइन का अपना गॉड का कुछ मतलब था। तो सबने अपने अपने हिसाब से थ्योरीज बना ली, और हम्म। थ्योरीज उस क्वेश्चन की बनाई है जिसका आंसर हमें नहीं पता है ना। तो उसको या हम तो इस पे आप कैसे देखते हो दीपक भाई, मतलब कि आप जैसे एथिस्ट हो, राइट? तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि क्या क्रिएटर हो सकता है, नहीं हो सकता है? आप इस चीज को कैसे डिबेट में लेके आते हो यूजुअली, क्योंकि एकदम ही टॉप क्वेश्चन है, एथिस्ट हाँ, वर्सेस हाँ। थीस्ट डिबेट का ये नंबर 1 क्वेश्चन आता है। देखो, मैं ना इस चीज के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट हूँ। मैं आपको दो चीज बताता हूँ, शायद आपको एरोगेंस लगे सुनने में। हम्म। मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर कट हूँ, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर कि आज हम जिस भी प्रकार के रिलीजन्स की बात करते हैं, फिर जिस प्रकार के हम ओमनीपोटेंट गॉड की या फिर सुपरनेचुरल बीइंग की बात कर रहे होते हैं, और तो इस प्रकार की कोई भी चीज आने वाले 1 लाख सालों के अंदर भी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि वो है ही नहीं। ठीक है? क्योंकि वो आपको जब तक आपको दिखती है, जब तक आपको इस यूनिवर्स की वास्टनेस का मालूम नहीं पड़ता है, आपको पता नहीं कि यूनिवर्स कितना वास्ट है, हम उसके आगे कितने बौने हैं। जब आप हम्म। उस अब आप आपका नजरिया जब तक वास्ट नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। बात रही यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा, गॉड है नहीं है, देखो, शायद दो चीजें। पहले तो मैं चाहता हूं कि भगवान मिले, मैं सीरियसली बता रहा हूं एज एन एथीस्ट, क्योंकि भाई देखो, हमारे भी इमोशन जुड़े हुए थे, हम भी बचपन में हम्म।
हम हमारे इमोशंस हम भी चाहते थे कि कोई ऐसा हो, हम जिसके लिए अच्छा बुरा, जिसके लिए हम कुछ करें, पेरेंट्स से अलग कुछ ऐसा मिले, ठीक है। तो ये तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा डिजास्टर था कि भगवान नहीं है। और हम्म 30 लोगों को ये लगता है कि हम खुश हैं इस बात से, भाई खुश नहीं है हमें, बल्कि तुमसे तो दुख है कि भाई हम्म भगवान नहीं है। ये एक खालीपन, एक गैप हमारे अंदर क्रिएट हो गया है, ठीक है। और तुम्हारे पास तो चलो वो है, भले ही झूठा ही सही, तुम्हारे पास वो गैप है, तुम हम्म उसको उससे लेकर तुम्हारे लिए वो हील का काम कर रहा है। हमारे लिए वो चीज खत्म हो गई। तो अब जब हमारे पास कुछ बचता नहीं है कि यूनिवर्स को कौन चलाने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, हम शायद कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे आसपास ही हैं, बट हम उसको कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ट्रू। हम उसको कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे आसपास है, आपके पास अभी है, मेरे आसपास अभी है, क्योंकि वी आर इन यूनिवर्स स्टिल। हम अभी भी यूनिवर्स में हैं, पृथ्वी पे नहीं है। पृथ्वी यूनिवर्स के अंदर है, तो हम पूरे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर हैं अभी हम लोग। तो कुछ ऐसी चीज है जो कि शायद हम आने वाले काफी लंबे समय तक ना पता लगा पाए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो, जैसे कि एक एक मैंने डिस्कवरी पे एक बार मैं शो देख रहा था, उस शो के अंदर ऐसा कुछ दिखाया हुआ था कि भाई जो डायमेंशंस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, कि इस बिल्कुल यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर 16 से लेकर 32 डायमेंशन तक हो सकते हैं, ऐसे साइंटिस्ट की प्रोबेबिलिटी है, मतलब उनके थ्योरीज है। मैथमेटिक्स इक्वेशंस हैं पूरे। और इंसान अभी केवल 3D तक देखने के लिए कंसीव, उसके जो सेंसेस हैं। तो हम वो अभी टाइम को बहुत एज अ 4D में ऐड कर दिया, टाइम बीइंग द 4D फोर्थ के, डायमेंशन। हाँ, तो हाँ फोर्थ हाँ हाँ, डायमेंशन तक के हैं। टाइम को मिलाकर 4 डायमेंशन की बात करते हैं। तो भाई अभी हम लोग है ही कहाँ, हमारी हम अभी बिल्कुल। अभी हम कुछ भी नहीं है। तो ये जो सवाल है ना, ये इंसान के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। हम्म बस है क्या कि हम गॉड ऑफ द गैप जो वाली फैलेसी है, वो हम हर जगह ठूस ही देते हैं, क्योंकि हमको कुछ ना हम्म कुछ चाहिए। तो यूनिवर्स, इस बात में श्योर हूं कि डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा इसका क्रिएशन है, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ इसको कोई ना कोई ऐसा बनाने जब मैं बोल रहा हूँ ना कोई ना कोई, मैं कोई हम्म इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ना कोई पर्सनल गॉड की नेचुरल बात नहीं कर फोर्सेस की रहे। बात कर रहा हूँ, है ना। हम्म कोई ना कोई नेचुरल फोर्सेस इस प्रकार की है, जो कि जिसकी वजह से हम अस्तित्व में आए। लेकिन आई एम डैम श्योर, शायद मानव सभ्यता एक्सटिंक्ट हो जाएगी, हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे। एंड इट्स ट्रू। अनफॉर्चुनेट फॉर अस, मुझे ऐसा लगता है। अभी मैंने एक न्यूज देखा था कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ना जितनी गैलेक्सीज जो ऐसे वो काउंटेबल थी, उनमें से मिलियंस एंड मिलियंस तो ऑलरेडी हमारी रीच के बाहर जा चुकी है, क्योंकि स्पेस तो जो आपका यूनिवर्स एक्सपेंड हो है रहा है। वो एक्सपैंड हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा। आप हाँ। तो मतलब अब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट भी टच नहीं कर सकते, है ना। तो ये तो निकल चुके हैं। अब उस वाली कोई गैलेक्सी में मुझे नहीं पता कि कोई होगा या था या नहीं था। आई डोंट नो कितनी और लिविंग लाइक वो स्पीसीज हो सकती थी, हमें पता ही नहीं चल सकता। अब क्या बोले, ये इतना वास्ट है। तो ये तो आई एग्री, मतलब कि कुछ चीजें तो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता। अगर फिफ्थ डायमेंशन होता भी है, अपन तो हम्म 14 16 32 को तो छोड़ो, मैं बोलता हूँ अगर फिफ्थ डायमेंशन भी है, हम्म ह्यूमंस तो वो परसीव भी नहीं कर सकते हैं। तो नहीं। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पे, एक कुछ ना किसी मैं को कुछ भी नहीं पता है। एक मैं थ्योरी देख रहा था हीगल की। ठीक है, हम्म उसकी एक बुक थी कोई गॉड को लेकर। अब वो बोल रहा था कि अपने जो 5 सेंसेस होते हैं, हम्म जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, या फिर फील करते हैं, टच करते हैं, ये सारी चीजें ना, आप जब सपने में होते हो तब भी ये 5 सेंसेस वर्क कर रही होती हैं। जब आप सपने में हो, आप किसी आप लोगों को देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, फील भी कर रहे हो, आपको डर भी महसूस होता है, हर चीज होती है, बट स्टिल आप सपने में थे। तो मे बी दिस इज ऑल्सो अ ड्रीम ऑफ समवन हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। ये उसने बस अपनी एक फिलॉसफी दी। स्पिनोजा की अपनी एक और फिलॉसफी थी, उसका गॉड का अलग डेफिनेशन था। तो जितने भी फिलोसोफर्स आए ना, उनको पता था कि कोई पर्सनल गॉड नहीं है। वो ना जीसस में मानते थे, ना कोई हिंदुइज्म के गॉड में, ना इस्लाम के गॉड में। लेकिन वो ओपन टू थ्योरीज थे कि पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, हम जो देख सुन पा रहे हैं। अब उन्होंने ना ये फिलॉसफी डेवलप करते हुए अपनी कोई क्यूरियोसिटी नहीं रोकी है। वो रैशनल भी थे, वो साइंटिफिक भी थे अपनी पर्सनल लाइफ में। हर वो चीज कर रहे थे जो शायद एक एथीस्ट कर रहा है, लेकिन दे आर जस्ट ओपन टू अ थ्योरी। तो दैट डजंट मेक देम इररेशनल।
हाँ, इंटरनेशनल तो हो ही नहीं सकते यार, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना। सो फॉर हाँ वही। एग्जांपल आज की डेट में जैसे हम लोग बोलते हैं कि उपनिषद एज अ जो बुक है वो मेटाफिजिक्स के ऊपर वो काफी ज्यादा इंक्लाइन करती है, ठीक है। उसका जो कोर कॉन्सेप्ट ही है ब्रह्म का, जो अभी अपन बात कर रहे थे ना कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, तो ये पूरा मेटाफिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। बट अगर मैं ये बोलूं अरे नहीं, जस्ट बिकॉज वो तो एक रिलीजन का पार्ट है तो फिर वो मेटाफिजिक्स वो कर रहा है, मतलब कि कंसिडर कर रहा है, तो वो बुक इररेशनल है या इट डजंट गिव मी अ मीनिंग, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्योंकि फिजिक्स में आप अगर ये देखोगे तो पूरा का पूरा जो क्वांटम फिजिक्स है ये मेटाफिजिकल स्टेट की ही बात कर रहा है, पूरी की पूरी रिसर्च ही उस पे हो रही है। वहां से जो थ्योरीज निकल करके आ रही है वो सिमुलेशन थ्योरी आ रही है कि भैया हम मल्टीपल लाइक इनफाइनाइट सिमुलेशन का पार्ट है। हम्म हम लोगों को कोई और खेल रहा है, किसी उसको कोई और खेल रहा है, तो लाइक मतलब कि ये इनफाइनाइट लेवल पे ये जाता है। तो इतनी सारी थ्योरीज है, मेटाफिजिकल है, तो रुकना तो बिल्कुल नहीं है। एथिस्ट और एग्नोस्टिक ये सबसे बेस्ट होता है कि किसी भी एक चीज को वो गैप को ना, वो ये नहीं कि अच्छा ठीक है ये नहीं है तो मैं सच की तलाश नहीं करूंगा। ऐसे एथिस्ट बोलते हैं कि ये पर्सनल गॉड हो गया या क्रिएटर हो गया, मैं तो बिलीव नहीं करता, मुझे कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है। मैं अब अपनी खोजबीन को रोकूंगा नहीं, कुछ तो सच्चाई छुपी है हम्म यूनिवर्स में, वो मैं खोज निकालूंगा। अगर दरवाजे के पीछे वहां गॉड खड़ा मिलता है, चाहे वो पर्सनल गॉड हो या कोई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो या ब्रह्म हो, जैसे उपनिषद में बोलते हैं, मैं बिलीव कर लूंगा। लेकिन तब तक भाई ये मेटाफिजिक्स फिजिकल वाली चीजें ना मैं बिलीव नहीं कर रहा, मेरे को बड़ी हाई फाई चीजें लगती है जो कि हम लोग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते हैं। तो फॉर मी द सेफेस्ट बेट इज नहीं एग्जिस्ट करता है, और आगे खोजते रहो। इसमें ना पता है पीक भाई, एक चीज है कि जो क्वांटम फिजिक्स है ना वो उसके अंदर ये जो मेटाफिजिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मेटाफिजिकल वाला कॉन्सेप्ट अभी केवल और केवल फिलोसफी लेवल पर ही है। ये हम्म। ऐसा नहीं है कि भाई इसके, जैसे कि मान लो ट्रू। हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो हम हम्म। एटम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हम्म। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, हम क्वार्क्स की बात कर रहे हैं, हम लेप्टन्स की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल। स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। हमने इनको कंसीव किया है, भले ही इक्विपमेंट्स के जरिए किया है, बट हमें कंसीव किया है। हम्म। लेकिन जो मेटाफिजिकल वाली चीज है ना, ये ज्यादातर उन लोगों के द्वारा क्लेम की जाती है, फिर ऐसे कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं जहां पर इसके बारे में इसका वर्णन मिलता है, तो वो हम्म। केवल एज ए जस्ट थ्योरी के तौर पर ही है। वो ऐसे नहीं बिल्कुल। कि वो भाई, क्योंकि मेटाफिजिकल बता देना ही अपने आप में फिर आपकी इंद्रियों के ऊपर सवाल खड़ा कर देना होता है कि हम्म। मेटाफिजिकल बोल दिया अब तो तुम कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, हम्म। अगर मान लो हमने कभी किसी चीज को ऐसी, मान लो किसी भी उपनिषद में या फिर किसी भी धार्मिक किताब में या फिर किसी भी ऐसी चीज को हमने खोज लिया जिसके बारे में कहीं कुछ कहा गया है, तो फिर वो मेटाफिजिकल रह नहीं जाएगी, है ना। हम्म। तो ये मेटाफिजिकल वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है कि भगवान को साबित करने का एक टूल है कि भगवान क्या है, हम्म। भगवान मेटाफिजिकल है, दैट इज द टूल ऑफ हम्म। कंसीव गॉड। मतलब वो भी तुम सिर्फ हम्म। कह ही रहे हो, है ना, उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। बिल्कुल। तो इस प्रकार की चीजें, और जैसे कि आपने बताया कि सागर भाई ने, जो स्पिनोजा थे, एल्बर्ट आइंस्टीन थे, न्यूटन थे, इनके गॉड जो थे ना, इनकी गॉड, इन्होंने गॉड को सिर्फ इसलिए एक बारी को, जैसे बोलते हैं ना कि माना एक्स की पावर, उस प्रकार से गॉड को सिर्फ एक बार उन्होंने मानकर देखा कि एक बार मानकर चलते हैं। इसलिए किसी का, जैसे कि शायद एल्बर्ट आइंस्टीन का जो गॉड था ना वो नेचर के लॉस थे, मे भी, शायद मैं अगर हम्म मैं गलत नहीं होता हूँ, ऐसा कुछ था। और हाँ, इसी प्रकार का आइंस्टाइन वो स्पिनोजा गॉड का में था। नहीं मानता था जैसे लोग आजकल हाँ कहते हैं कि हाँ किसी ने हाँ, बनाया यूनिवर्स, उसकी अपनी थ्योरी धार्मिक थी। वाले नहीं थे, धार्मिक वाले नहीं थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उनका अलग तरह का कॉन्सेप्ट था उनका। वैसा नहीं था जैसे कि बोल देते हैं कि देखो वो भी धार्मिक थे, अरे भाई वो वैसे धार्मिक नहीं थे। हम्म। ट्रू। वो गाय का वो पेशाब नहीं पीते थे, वो क्या नाम है, बुरखा वाली बातें नहीं करते थे। तो तुम अब, दिक्कत ये कि अपने धर्म से जब इनको हम एसोसिएट कर देते हैं कि नहीं देखो वो धार्मिक थे, भाई वो तुम बोल रहे हो, लेकिन उनकी नजर में वो अपने बारे में, वो खुद के बारे में क्या बोलते हैं आपको ये हम्म। जानना जरूरी है। ये जितने थीस्ट होते हैं ना, पता है ये लोग ना खुश हो जाते हैं। जैसे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट के बस एक बार निकल जाए ना, पूरी लाइफ टाइम में 60-70 साल में पूरा बोलते बोलते थक गए होंगे कोई गॉड नहीं एग्जिस्ट करता है, बस एक बार मरने के शायद कुछ साल पहले उनका ये स्टेटमेंट निकला था, और अब पकड़ हाँ। लिए देखे ये भी बिलीव करता है, तो मतलब गॉड अरे मैं एग्जिस्ट, उनको एक वैलिडेशन मिल जाता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक दोस्त ने ना सेंड किया विकास दिव्या कीर्ति का रील। हम्म। हम्म। देख बोलता है कि देख रहा है, तू बोलता है कि भगवान नहीं है, एथीस्ट बोलता है, एग्नोस्टिक बोलता है अपने आप को, देख विकास दिव्या कीर्ति कह रहे हैं न्यूटन आइंस्टाइन भी मानते थे, अब तो मान ले। मैंने कहा वो अरे यार। भगवान में नहीं मानते थे जिसमें तू मान रहा है। तू तो मान रहा है कि शिवा ने क्रिएट किया था यूनिवर्स, इनके वो अप्रोच उसमें तो नहीं देखो मान कि रहा अब है। तू मान ब्रह्मा ले, ने, ब्रह्मा अब ने। वो कह रहे थे।
वो शिव शिवा में तो मानता है भाई, डिस्ट्रॉय करते हैं, अरे वो शिवा शिव तो में डिस्ट्रॉय मानता है, करते वो हैं। अलग टाइप का धार्मिक इंसान है भाई, वो सारा बस शिवा ही है। तो मैं उसको अच्छा वही वो समझा रहा था, होते हैं। उनकी डेफिनेशन अलग थी गॉड को लेकर। और जो थ्योरीज होती है ना, जैसे हीगल का मैंने एग्जांपल दिया, वो ना मजे मजे में ऐसी फिलोसफर थ्योरी बना लेते हैं, जस्ट खाली बैठे हैं, चलो यूनिवर्स का आंसर नहीं है, सोच लिया कि हाँ हो सकता है कोई क्रिएटर है जो सपना देख रहा है, वो मीन नहीं कर रहा है हाँ उस चीज से कि मैं मान गया उस चीज के अंदर। ऐसी मेरी हम्म। अपनी अपनी थ्योरीज हैं, लाइक गॉड को लेकर, यूनिवर्स को लेकर पता नहीं क्या हो सकता है, लाइक मैं अपनी थिंकिंग रोक थोड़ी दूंगा। हाँ मुझे बस नहीं दिख रहा खोजना गॉड, रोकेंगे तो मैंने नहीं। डिनाई कर दिया बिल्कुल है ना। बिल्कुल। एक मैं से विमो का एक वीडियो देख रहा था, एग्नोस्टिक एथीस्ट बोलता है वो भी अपने आप को। तो वो भी यही हम्म। कह रहा था कि मैंने अब तक नहीं देखा है गॉड को, सो आई डिनाई इट्स एग्जिस्टेंस। यहाँ पे हम्म। बात खत्म नहीं हो जाती, लेकिन मैं थ्योरीज बिल्कुल। बिल्ड कर सकता हूँ, इट्स ओके। हम्म। मैं सोच सकता हूँ ना, मेरे सोचने का पैरामीटर थोड़ी बंद हो जाता है, क्या पॉसिबिलिटी है हमें क्या पता, तो सोचते रहो तब तक। एलॉन मस्क पता है बोल रहा है कि साइंस हो की, सकता है कोई गेम के करेक्टर हो, हाँ ठीक है उसकी भी सिमुलेशन क्रिएटिव थ्योरी पे लिबर्टी बिलीव है, करता सोचते है। रहो। हाँ, वही, पता है ये इससे ना कुछ नुकसान जैसे नहीं हो रहा साइंस की किसी जो को। ब्यूटी है ना, कि ऑलमोस्ट करीब क्या 1960 या 70 से स्ट्रिंग थ्योरी रिलीज हुई थी, ठीक है। और जो मॉडर्न, फिर उस पे जो मॉडर्न स्ट्रिंग थ्योरी पे डेवलपमेंट चालू है वो उसके कुछ 20-30 साल से चालू है। अभी तक के प्रूव नहीं हुई है। लगे हुए हैं लोग, अपनी पूरी लाइफ टाइम स्पेंड कर देते हैं थ्योरी के पीछे, जो कि फॉर ऑल वी नो अगले 40-50 सालों के बाद वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन हम्म। साइंटिस्ट ऐसे काम करते हैं, हुक्ड ऑन बिल्कुल। नहीं है एक आइडिया पे। नहीं नहीं, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, मैं बिलीव नहीं करता, तो भाड़ में, अब तो मैं बस बैठ जाता हूँ। नहीं, पता कर लगा के रहूंगा, और अगर पता चल गया ना भाई, सबसे पहला साइंटिस्ट बोलेगा मैंने प्रूफ किया है। तुमने तो हवा हवाई में हम्म। लिख दिया था, मैंने प्रूफ करके दिखाया है तुम्हें कि ये देखो यहाँ पे है गॉड। तो ये चीज मुझे साइंस की सबसे बेस्ट लगती है भाई। सच की तलाश कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम तो रुक जाते क्यूरोसिटी हो, नहीं नहीं। होनी चाहिए भाई, लाइक स्केप्टिसिज्म यही है, हमेशा एक क्यूरोसिटी रखो। मुझे नहीं हम्म। लगा, मेरे को ये लगता है अगर गलती से साइंस ने प्रूव कर दिया ना कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, ये जो इतने सालों से जो ये लोग पूजा पाठ कर रहे थे, अगरबत्ती लगा रहे थे, किसके आगे लगा रहे थे भाई? भाई ये तब भी नहीं मानेंगे, ये कहेंगे जो Oh my साइंस God! प्रूव कर रहा है हम नहीं मानते उस चीज को, ये साइंस के भी अगेंस्ट हैं। जो वो कर रहा है करने दो, यार, हमारा फेथ बिलीफ नहीं टूटना चाहिए। अरे ये है मुझे देख। इरेशनैलिटी का साइन। ऐसी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था आज। मैं ट्रेवल कर रहा था तो आज मैं एक पॉडकास्ट देखा, मतलब अ, इतना भद्दा पॉडकास्ट था वो, सीरियसली, कि मैं क्या उसको था, 1 मिनट झेल नहीं सुना। पाया, उसका ट्रेलर नहीं झेल पाया मैं। था एक दो लोगों का, तो उसमें हम्म। बात कर रहे थे कि भाई मतलब अगर व्यक्ति करना भी चाहे, पढ़ना भी चाहे ग्रंथों को, तो फिर वो उनकी बात सुनकर ऐसे बोलेगा यार, अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर क्या ही। और वो लोग थे जो कि एक्सपर्ट थे कि भाई जो धार्मिक ग्रंथ है ना, कि साइंस हम्म। जो है ना, वो अलग है, विज्ञान अलग है हमारा, ठीक है। हम्म। हमारा साइंस अलग है और विज्ञान अलग है। और हम चाहते हैं कि जो साइंस है वो विज्ञान बन जाए। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गया। पहले मुझे लगा कि मैं गलत सुन रहा हूं, फिर मैंने दोबारा सुना, वो यही बोल रहे थे कि नहीं, साइंस अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है। हाँ, फिर बात करते करते बोले कि रिलीजियस टेक्स्ट इज इक्वल टू साइंस की किताबें। मैंने कहा यूं बोल देना भाई सीधा, तू क्यों कंफ्यूज कर रहा है मेरे को, है ना। हिंदी में साइंस, इंग्लिश में हिंदी में विज्ञान, इंग्लिश में साइंस, ठीक है। ये हो सकता है कि किसी टाइम पर किसी वर्ड का मीनिंग अलग रहा हो, लेकिन आज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बात करो फिलहाल, है ना। जैसे कि मान लो हम्म। कि मैं कह दूं कि भाई देखो हमारे ग्रंथ में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ये जन्म से नहीं हम्म। कर्म से है। मतलब एक बारी को मान भी ले, वो छोड़, हाँ। मुझे इसमें मतलब नहीं कुछ भी लिखा हो, हालांकि लिखा नहीं है, हम्म। फिर भी मैं कह दूं ठीक हम्म। है। लेकिन अभी लोक टाइम पर एग्जैक्टली कंडक्ट क्या हो रहा है, मुझे वो बताओ, मुझे उस पर बात करनी वो बर्थ पे है। है ना। तो भाई मैं तो फिर भी चलो एक मान लो तुम्हारे खुश रखने के लिए कह दिया, लेकिन हम्म। एग्जैक्टली चल क्या रहा है हमें देखो। जैसे कि भगवान को हम साबित करने वाली बात भी आती है, तो काफी सारे लोगों के इस बात पे क्लेम होता है कि तुमने क्या धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, तुमने क्या उसको पढ़ा है। हम्म। भाई मुझको, मेरे लिए इतना ही पढ़ना बहुत है कि तुम बच्चे मुंह से पैदा कर रहे हो, मेरे लिए इतना ही पढ़ना बहुत है कि हम्म। तुम मिट्टी से इंसान बना दे रहे हो। मैं एडम ईव की बात कर रहा हम्म। हूँ। तो मैं, हम्म। मेरे लिए पढ़ने लायक क्या रह ही क्या गया। मैं फिर मेरे बेसिक लॉजिक का बात करूं, मैं मेरे फॉर्मल लॉजिक्स का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारी बातों के लिए। हम्म। किसी चीज को डिनाई करने के लिए किसी चीज को पढ़ना जरूरी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं।
तुम अपने फॉर्मल लॉजिक्स का इस्तेमाल करके किसी चीज को सही या गलत साबित कर सकते हो, और उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अभी क्या तुम उसको प्रैक्टिस कर रहे हो वो मैटर करता है। लिखा तो जैसे जैसे कि भारत के संविधान में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्या भारत के नेता लोग उसको कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस नहीं करता। नहीं कर रहे ना। तो कितना अच्छा संविधान बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करने वाले लोग कैसे हैं ये मैटर करता है। तो मुझे मत बताओ कि ग्रंथों में क्या है, मुझे पढ़ने भी नहीं है। मुझे बताओ कि आज के टाइम पर क्या वो चीजें आप जो बता रहे हैं या नहीं है। सिंपल, बस मुझको मुझको एट द एंड ऑफ द डे हमें कोई चीज इंप्लीमेंट ही तो करनी होती है। बिल्कुल साइंस हमें सही बात इंप्लीमेंट है। ही तो करनी है, कि किताबों में रोक के उसको चाटना है, कुछ नहीं करना है हमें उसका। तो बड़े बड़े अलग लेवल की बातचीत मैंने होती है। पता है कल पता है सागर, मैं भूल गया था तेरे से बात वो कर रहा। मैं ना एक ऐसी सोच रहा था कि लेट्स से 17-18 साल जो जेंजी होते हैं अपने, एज्यूमिंग उनको, हम लोग वो 17-18 साल एक आइलैंड में पले बड़े हैं, ठीक है, वहां पे उनको ना साइंस के बारे में पता था, ना उनको रिलीजन के बारे में पता था। अब मैं उसको वापस लेकर के आता हूँ मेनलैंड में, और अब मैं उसको दोनों बुक इंट्रोड्यूस करता हूँ। एक जो बेस्ट ऑफ बेस्ट साइंस की बेसिक हो सकती है जो वो वाली बुक, और एक बेस्ट ऑफ बेस्ट रिलीजियस की, आप कोई सी भी बुक अपनी चॉइस की आप पकड़ के दे दो। ट्रस्ट मी, वो जो जेंजी जो 17-18 साल का बच्चा होगा ना, वो किसको चूज करेगा मेरे पर्सपेक्टिव से, वो साइंस पे ज्यादा उसका इंक्लिनेशन होगा। क्योंकि वो उस चीज को देख सकता है कि अच्छा इसमें 1+1 लिखा है तो ये 2 है। अच्छा नहीं, मैंने अगर कुछ वो रेड कलर और व्हाइट कलर को मैंने मिक्स करूंगा तो वो पिंक कलर होगा। तो ये सारी चीजें वो टेस्ट करके देखेगा, वो इवेंचुअली रियलाइज करेगा कि हाँ भाई, ये ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा वर्सेस ये जो रिलीजन जिसमें गॉड ऑफ डेप्थ की जब हम बात करते हैं कि ये क्या मेटाफिजिकल स्टेट की बात हो रही है, ब्रह्म की, सुपर कॉन्शियसनेस की, ये वो सारी चीजें वो नहीं समझ पाएगा। और याद रखना, मैं यहाँ पे रिलीजियस बुक्स बोल रहा हूँ, एज अ फिलोसफी उसमें मत ऐड करना। फिलोसफी डेफिनेटली अपने अलग लिए है। बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना, तो मैं हम्म। हार्ड को रिलीजियस बुक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि वो ज्यादा इंक्लाइंड होगा यहाँ पे, क्योंकि ये हार्ड कोर टेस्ट एविडेंस आप वो सब कुछ करके देख सकते हो। नहीं, ऑब्वियसली जैसे अगर हम गीता की बात करें, ठीक है, गीता में फिलॉसफी भी है और कर्म कांड वाली बातें भी हैं, या फिर अंधविश्वास वाली बातें भी हैं। तो मैंने जैसे गीता के ना काफी ऐसे वीडियोस देखे, अब उसमें से मुझे समझ आया हाँ फिलॉसफी उसकी कुछ अच्छी थी, जो हम्म। शायद मैं आज भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। तो इट वॉज वर्थ रीडिंग फॉर मी, उसने मुझे कुछ हम्म। सिखाया भी। सेम गोज फॉर हम्म। वेदांत ऑल्सो। जो बाकी हम्म। ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिसका मुझे कुछ लॉजिकल एप्लीकेशन दिखा ही नहीं अपनी लाइफ में, मैंने उनको डिस्कार्ड कर दिया। तो आई थिंक बिल्कुल। ये अप्रोच होनी चाहिए सबकी, कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी रीड कर रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो यूट्यूब पे, आपके अंदर इतनी डिडक्टिव रीजनिंग होनी चाहिए टू सेपरेट क्रैप फ्रॉम समथिंग यूजफुल फॉर यू। आप कुछ सीख भी सकते हो, कुछ ऐसी चीज है उसको डिनाई कर दो, डिस्कार्ड कर दो। यार लेकिन ये जो और धर्म के रक्षक होते हैं ना, ये लोग इसको बनाते ही ऐसे हैं ना कि ये तो वर्ड ऑफ गॉड है, ये तो एकदम सुप्रीम बुक है। जैसे ही आपने ना किसी चीज हम्म। को डिवाइन बुक बना दिया ना, अब आप उस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अब वो जो बुक के रक्षक होंगे ना, वो एकदम भैया इसको सिक्योर करके रखेंगे, भगवान की बुक है, मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। किसके कौन सी बुक के ऊपर रख के करते हैं? गीता के अच्छा, ऊपर रख वैसे के करते हैं। वैसे इस क्यों पे मैं भाई? एक ओपिनियन दूं। लेट्स से हम ना अपनी अभी सारी धर्म की किताबें जला देते हैं, अब कोई भी गुरु बात ही नहीं करता किसी भी अपनी पुरानी धर्म की किताब की। पता है आज के टाइम पे फिर ऐसे कुछ बाबा खड़े हो जाएंगे जो हम अपनी ही ना फिलॉसफी बना लेंगे गॉड को लेकर, अपने ही बिल्कुल। सुपरस्टिशंस कर्मकांड डेवलप कर लेंगे, और उन्हीं सेम लोगों को मैनिपुलेट करेंगे जो अभी गीता से मैनिपुलेट हो रहे थे। बुक्स होने मेरा के मतलब बाद पता कर रहे क्या है? हैं। बुक्स होने के बाद कर रहे हैं, तू हाँ, ये सोच। गायब मेरा करने मेरा की मतलब जरूरत नहीं है। मेरा मतलब पता क्या है कि हम अपने अगर सारे ओल्ड टेक्स्ट को हटा भी देना, प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट। प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये है, लोग बहुत जल्दी ना मैनिपुलेट हो जाते हैं इनटू बिलीविंग एनीथिंग। ये प्रॉब्लम है, और ये दूर होगी क्रिटिकल थिंकिंग से। तो तभी ना मैं ओल्ड टेक्स्ट को, जिसके अंदर शायद कुछ ऐसी चीजें थी जिससे मैनिपुलेट वो कर भी सकती थी, मैं उनको इतना ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं जो मैनिपुलेट हो जाते हैं ना, वो प्रॉब्लम है। वो इन टेक्स्ट से नहीं होंगे ना तो किसी और टेक्स्ट से हो जाएंगे। मैं अभी अगर अपनी कोई धर्म का ग्रंथ लिख दूं, उसके अंदर सारे अंधविश्वास मेंशन कर दूं, लोग मानने लग जाएंगे। हर 50 साल में ना कोई नया बाबा क्रिएट हो जाता है इंडिया में। जैसे अपने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में जो बाबा जी हैं, नाम नहीं लेते उनका, जो गाड़ियों के पीछे इनका लगा भी होता है, हम्म। उनको लोग भगवान मानते हैं।
वो कब 50 साल पहले क्रिएट हुए हैं। मतलब तो भाई मैं कह रहा हूँ सारे ग्रंथों को हटा दो, लोग अपने नए भगवान बना लेंगे आज के टाइम पे। प्रॉब्लम है इजी टू मैनिपुलेट नेचर इन पीपल, वो दूर होनी चाहिए। और वो मुझे लगता है दूर होगी ट्रू रैशनैलिटी से, ट्रू स्पिरिचुअलिटी से भी, एक सेल्फ इंक्वायरी से। और उस पे लोगों का ध्यान नहीं है। अब तो तुम्हें क्या यही लगता देखना, स्पिरिचुअलिटी एज अ वर्ड को ही कितना करप्ट कर दिया गया है। जब भी मैं सुनता हूं ना स्पिरिचुअलिटी, मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपने आप को मैं साइड रखना चाहता हूँ, क्योंकि है? हाँ। बहुत करप्ट कर दिया है। मेरे लिए सेल्फ इंक्वायरी, इंट्रोस्पेक्शन, बस यही मतलब होता है। मैं स्पिरिचुअलिटी से दूर रहता हूँ भाई, जब से स्यूडो साइंस घुसा है उसमें। आप कुछ बोल रहे थे दीपक भाई इस पे? इसमें मैं सागर भाई की बात में एक बात ऐड कर रहा था कि देखो ऐसा हो सकता है कि आप मेरी बातों से एग्री ना करो, लेकिन एज ए बीइंग ए स्पेसिफिक बैकग्राउंड ऑफ बाय कास्ट, कि अगर आप मुझसे ये बात रिकमेंडेशन मुझे आप दोगे, जे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, कि आप इस दुनिया की कोई भी किताब, इस मेरी आवाज आ रही है ना? हम्म। हाँ हाँ, आ रही है भाई। आपको इस दुनिया की कोई भी किताब, भले ही वो साइंस की ना हो, भले ही वो हम्म धार्मिक किताब ना हो, भले ही वो कोई थ्योरी, कोई कोई स्टैंजास हो या पोयम की किताब हो, आप उसके अंदर साइंस ढूंढ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आप मान लो किसी कोई पोयम है जिसमें आसमान का जिक्र है, किसी में बादल और बिजली का जिक्र है, किसी सूरज का जिक्र है, ठीक है, आप उसमें ढूंढ सकते हैं। लेकिन अ, अगर आप आज के समय पर नहीं है, अगर आप पुराने समय पर हैं, तो हो सकता है कि आप उसी पुरानी किताब का ये वाली बात कहें कि भाई ये किताब जो है विज्ञान की किताब है, देखो इसके अंदर बहुत सारा विज्ञान है। ठीक है, और ऐसी इससे अलग ऐसी बहुत सारी किताबें भी होंगी जो एक्चुअल में विज्ञान की किताबें भी होंगी। ट्रू। ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, वी फेस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वी ऑलमोस्ट ऑलरेडी, मतलब हम ऑलरेडी कई बार झेल चुके हैं और रोजाना झेलते हैं, मैं इस चीज को देखते भी हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, तो वैसे भी। तो अगर धार्मिक ग्रंथों में कितना ही ज्ञान क्यों ना होगा, मैं उस धार्मिक ग्रंथों को पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हें को अलाउ नहीं करते पढ़ने के लिए, कि दलितों को शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, तो पढ़ूंगा ही नहीं, भले उसमें कितना अच्छा ज्ञान क्यों ना हो। ये वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि धार्मिक, जिस प्रकार से हमको कहा जाता है कि इट कैन पॉसिबल कि आप मेरी बातों से एग्री ना हो, कि नहीं, जैसे इट्स कि कहा ओके। जाता है कि भाई गीता के अंदर एक ज्ञान है, और उपनिषद में है, और वेदांत में है, ये वाले ज्ञान है। भाई मुझको तो पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया गया ना, मैं क्यों पढ़ूंगा? और दूसरी बात, अगर मुझको कोई ज्ञान लेना है, तो धार्मिक किताबों से अलग ऐसे बहुत सारे राइटर्स रहे हैं हजारों साल में, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो मुझे लगता है कि ज्ञान लेने का सोर्स, अगर हम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ग्रंथों को माने कि भैया धार्मिक ग्रंथ ही हैं, तो फिर तो एक देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन धार्मिक मतलब ज्ञान से परे हो जाएगी, जो दलित है, अछूत है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम कभी कभार उनको बहुत ही सुपीरियर समझ लेते हैं धार्मिक ग्रंथों की, किसी पर्टिकुलर किताब को। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास किसी ज्ञान को लेने के लिए कोई मल्टीपल सोर्सेज हैं, और एक ही ज्ञान को लेने के लिए आपके पास कम से कम 1000 किताबें हो सकती हैं। तो अगर आप मुझसे कहें, मान लो सागर भाई, पी के भाई, कोई और व्यक्ति मुझसे आकर बोले कि दीपक अगर आपको ये पढ़ना है, ये वाला ज्ञान चाहिए, स्पिरिचुअल का ज्ञान चाहिए, आपको कोई यूनिवर्स का लेवल ज्ञान चाहिए, तो आपको उपनिषद पढ़ने चाहिए, मैं डिनाई कर दूंगा। मेरे को तो अलाउ नहीं किया गया, मैं क्यों पढ़ूंगा? तो किताब को और ज्ञान को जब हम एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज के अंदर कवर कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। जैसे कि महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, धर्मों में नहीं, खाली हिंदू धर्म में नहीं, इस्लाम में भी नहीं है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी नहीं है। तो भाई वो कैसे पढ़ेंगी उपनिषद को, वो कैसे पढ़ेंगी कुरान को, बाइबल को कैसे पढ़ेंगी वो? तो प्रॉब्लमेटिक चीज यहां आ जाती है, हम बेस कोर ही नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे कि कुछ दिन पहले मेरा डिबेट हो रहा था, तो मुझसे एक बंदा बार बार बोल रहा कि तूने उपनिषद पढ़े हैं। मैंने कहा मैं क्यों पढ़ूं, मेरे को अलाउ नहीं पढ़ना, मेरे कान में आप शीशे पिघला कर डाल दोगे, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ भाई? तो जब किसी किताब में इस प्रकार की, या फिर किसी धर्म की इस प्रकार की बातें मेरे सामने आ रही हैं, और ऐसे व्यक्ति के सामने आ रही हैं कि हमने ऑपरेशन फेस किया है, हम्म तो भाई मुझको उसमें कितना ज्ञान है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑल्टरनेटिव्स देखूंगा, मुझे ऐसा लगता है। और हो अवेलेबल हैं, और मैंने उनको आज तक पढ़ा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, मैं तो खाली एक बात कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, हम्म मैंने वेद उपनिषद गीता वीता, मैंने कई मेन मेन जहां मेरे को पढ़ना चाहिए मैंने पढ़ा है। लेकिन फिर भी एज ए डिबेट के तौर पर मैं ये बात कह रहा हूँ, हम्म क्योंकि पता है, आई दुनिया गेस में ये देखो, सोसाइटी पे ना, ये ये चीज ऐसा है ना, देखो पीके भाई एक चीज समझो, हम ना हम्म जिन हम फीमेल से इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, क्योंकि फीमेल्स ने डिस्क्रिमिनेशन झेला है। ठीक है, और हम हम्म बोले कि देखो तुम इस वाली किताब को पढ़ो,
या फिर तुम इसको किताब, जबकि उनको अलाउ नहीं किया गया है, हम्म ठीक है। और हम बोले कि जिस किताब ने उसको अलाउ नहीं किया, जिसने उसको, जिस किताब की वजह से उसको गुलामी झेलनी पड़ी, हम बोले कि इसी किताब में ज्ञान है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। हम्म अच्छा और मैंने आई इस गेस पता है, मैं ना ये पे सोसाइटी को, जैसे अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूंगा ना, तो ये चीज इसलिए अपनी सोसाइटी इतनी फक्ड अप हो गई कि जैसे इवन अगर गीता में लिखा हुआ है कि ये कर्म और गुण के बेस पे है, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि सोसाइटी ने उसको वैसे इंटरप्रेट नहीं किया, या फिर मतलब कि जो भी उसको गलत डायरेक्शन में लेकर के गए, और वो प्रैक्टिस चलती ही चली गई। अब अगर एक कोई शूद्र का है, जैसे आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि लोअर कास्ट में था, तो उसको तो पढ़ने का, आपको पढ़ ही नहीं सकते थे आप, है ना, आपको ये रिलीजियस बुक्स पढ़ा ही नहीं। तो आप ऊपर वाले वर्ल्ड में जाओगे कैसे, अगर आपको अधिकार ही नहीं दिया गया है? तो आप बोलते हो कि गीता में कि फ्री फ्लोइंग हो सकता है, ये वो, है ना, कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण अच्छा में आप जा सकते हो, बट वो होता नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना डिसएग्रीमेंट वहां पे होता है, सोसाइटी ऐसे कंस्ट्रक्ट हो गई फिर इवेंचुअली। अच्छा दीपक भाई, आप एक लाइक एग्जैक्ट कोट बता सकते हो गीता में ये कहाँ लिखा है कि शूद्र को अलाउड नहीं है भगवत गीता को पढ़ना? एग्जैक्टली देखो, मेरे को मेरी यूपीएससी की पेपर में तो ये चीज आती नहीं जो मैं इसका एग्जैक्ट याद रखता, है ना। लेकिन ऐसे कोट हैं, और आपको मैं मेरी इसके ऊपर कई सारी वीडियो है, एक नहीं कई सारी वीडियोस बनाई हैं। तो एग्जैक्ट इसी प्रकार के कीवर्ड्स हैं गीता में। ये नहीं कह रहा हूँ कि गीता में लिखा है एग्जैक्टली। गीता में कास्टिज्म है, और दबाकर कास्टिज्म है, और मैंने एक नहीं, मैं आपको एक एक पॉइंट पर दिखा सकता हूँ। और जो पढ़ने लिखने मैंने वाली बात एक्चुअली है, वो गीता में नहीं, वो शायद मनुस्मृति में, या फिर हाँ, वो वेदों के अंदर भी ये है। पुराणों में आई थी। नहीं, पुराणों में नहीं है, पुराणों वो में ये वेदों में है। आया है ना। वेदों में भी है। अच्छा। वेदों के अंदर ये वाली बातें हैं। और इसके ऊपर तो मैंने 6-6 घंटे की लाइव स्ट्रीम करी है साइंस जर्नी सर के अच्छा। साथ, ठीक है। अच्छा। तो वो तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं केवल ऐसे बोल दिया। गीता में हम्म मैं ना और कास्टिज्म है, लेकिन कहां पर कौन सी बात कही गई है ये मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन आई एम डैम हम्म श्योर, अगर मैं बोल रहा हूँ 6 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है। क्योंकि मैंने इसको इतना कभी हम्म सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि मेरे को क्या कर रहा है इसको, मेरे को कहाँ पेपर थोड़ी दे रहा है इसका। तो इसलिए एग्जैक्ट हाँ। में तो मतलब मौलवियों पंडितों की तरह एग्जैक्टली याद नहीं है। हम्म नहीं, हाँ, इस नहीं, पे मैं एक्चुअली पता है हम लोग बाकी ना है, एक अगर आप एक पॉडकास्ट सेकंड सीरियस करने हैं इस वाले चीज हैं। को लेकर, तो मैं जरूर दिखा सकता हूँ। हाँ। नहीं, एक सेकंड, मैं ना इस पे अपना स्टैंस बताता हूँ मेरा है हाँ क्या। बिल्कुल। मैं ना बचपन से ही एथीस्ट रहा हूँ, ठीक है, और हम्म बचपन से ही ना ये गीता वगैरह उपनिषद जब भी मैं इनका नाम सुनता था ना मैं भाग जाता था। मैंने कहा ये सब फालतू की चीजें हैं, मुझे पढ़नी ही नहीं है। हम्म तो मैं जब स्कूल कॉलेज में भी था ना, मैं दोस्तों को यही बोलता था, यार मेरे पास कितनी ऐसी बुक्स है मॉडर्न ऑथर्स की जिससे मैं सीख सकता हूँ सेल्फ इंक्वायरी, हम्म सोचना कैसे है। मुझे इतनी 3,000 साल, 4,000 जो भी है, इतनी पुरानी किताबें क्यों पढ़नी है? मुझे क्या जरूरत है? मेरा हम्म यही स्टैंड था, ठीक है। उसके बाद मेरा ऐसे डेवलप हुआ कि फिर ना मैंने यूट्यूब पे ये सब देखना स्टार्ट किया, हम्म साइंस जर्नी हो गया, ह्यूमन विद साइंस हो गया, अर्पित भाई के बहुत वीडियो देखे। मैं डेड श्योर हो गया कि गीता और ये वेदांत उपनिषद जो भी है, सब कुछ हम्म कास्टिज्म प्रमोट करता है, इन टेक्स्ट की हम्म हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हम्म फिर थोड़ा लाइक मेरी क्यूरियोसिटी और जागी कि एक हम्म बार देखते हैं कि क्या इसकी एक दूसरी साइड भी हो सकती है जो शायद मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। देन आई केम अक्रॉस विवेकानंद के जो टेक्स्ट थे गीता को लेकर। हम्म एक आचार्य प्रशांत को फिर मैंने सुनना स्टार्ट किया। तब हम्म मुझे शायद एक ऐसी हिंट मिलने लगी कि मे बी इसकी एक और भी इंटरप्रिटेशन है, जैसे हम्म गीता की या फिर वेदांत की। जैसे आचार्य प्रशांत की आप इंटरप्रिटेशन अगर पढ़ोगे सुनोगे, उसमें कास्टिज्म का कोई बू भी नहीं आती है ना, कुछ भी नहीं है, जीरो हिंट है। वैसे ही विवेकानंद जी की भी थी। तो फिर मुझे हम्म लगा कि अगर एक टेक्स्ट की दो इंटरप्रिटेशन है, पता है उस टाइम पे भी दो इंटरप्रिटेशन थी जब गीता लिखी गई थी। हम्म लेट्स से शंकराचार्य ने जैसे लिखी थी, वो लिटरली एक्सप्लेन किया उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी है। कुछ हम्म और भी ऐसे ऑथर्स आए जिन्होंने कहा कि ये एक मेटाफोरिकल सेंस में लिखी गई है, इसको लिटरल मत लो। तो अभी भी ना मैं ये खोज शायद जारी रख रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन इसकी दो है कौन सी। जो दूसरी इंटरप्रिटेशन है उस पर मैं अभी कम अक्रॉस हुआ हूँ, तो वो मैं अभी रीड कर रहा हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट्स से एक टेक्स्ट है, उसकी दो इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती है आज के टाइम पे। हम्म ओल्ड टाइम में भी दो इंटरप्रिटेशन थी, एक दे रहे थे लिटरल सेंस में, एक दे रहे थे मेटाफोरिकल सेंस में। ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग करेक्ट कौन सी है? और हम कैसे बोलें कि ये वाली करेक्ट है या फिर ये वाली करेक्ट है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ, तो ठीक है। सो मैं इसको इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको समझा पाऊँ कि भाई देखो,
कोई व्यक्ति इंटरप्रिटेशन कर रहा है किसी चीज की, ठीक है, पहले तो जो जो चीज सबसे पुरानी होगी ना, जो चीज सबसे पुरानी होगी वही सबसे ऑथेंटिक होगी। हम उसके बाद उसके कितने ही एडिशन लेकर आए वो आपकी बात है, ठीक है, वो किसी वो बात नहीं जो इतिहास के अंदर कही गई है या फिर की गई है। तो मान लीजिए किसी बात की हमारे पास दो इंटरप्रिटेशन मिलते हैं। मान लो हम कास्टिज्म को लेकर चलते हैं, भाई कास्टिज्म की बात चल रही है कि भाई गुरु गुरु कर्म विभागश, एक श्लोक है, शायद गीता का ही श्लोक है, में भी है ना, तो भगवत गीता का श्लोक है, ठीक है। अब इस श्लोक को दो तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि भाई गुरु कर्म विभाग यानी गुण और कर्म के हिसाब से आपका वर्ण तय होता है, ठीक है। ये बात बोलते हैं जो फेवर में है गीता के, और बोलते हैं कि हाँ गीता तो जातिवाद नहीं करती है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जिसने उसको अलग तरह से पढ़ा है और कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट जोड़ा है, तो पता लगता है कि उसमें बात हो रही है कि आपके पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आपका वर्ण तय होता है, ठीक है। अब इस बात को भी छोड़ो, चलो हो सकता है कि दोनों गलत हो सकता है कि वो पहला वाला ठीक हो। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन दी है, किस व्यक्ति की इंटरप्रिटेशन रियल लाइफ से राइम कर रही है। भाई रियल लाइफ में तो हमको ये दिख रहा है कि जन्म के हिसाब से आदमी फिर दलित और अछूत पैदा हो रहा है। तो प्रैक्टिस में क्या है, मैं वही बोलता हूं कि इंटरप्रिटेशन तो कोई भी बना देगा, प्रैक्टिस में इस क्या पे है। ना इस पे ना आंसर ये देते थे, ये ना उस टाइम पे एक और थे, रामानुजाचार्य ऐसे कोई थे, रामानुजन, इनकी है ना, रामानुजम। इनकी इंटरप्रिटेशन ना बहुत मैच करती है आचार्य प्रशांत से। तो ये ओके, उस टाइम पे भी वही कह रहे थे कि ये सब ना मेटाफोरिकल सेंस है, और जहां तक ये गुणों की बात है, वो इसको ऐसे डिस्क्राइब करते थे कि प्रैक्टिस तो हो रहा था, उस सोसाइटी में भी कास्टिज्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे। और जब ये टेक्स्ट लिखे गए थे ना, इनको लिखा ही इसी पर्पस से गया था, इस इंटेंट से लिखा गया था कि हम ये डिस्क्रिमिनेशन को रोक पाए। तो गुण वाली जो सेंटेंस है, ये जो श्लोक था, वो इसीलिए आया था कि ये बाय बर्थ आपको कैटेगराइज कर ही नहीं रहे हैं, बाय गुण कर रहे हैं। अगर गीता को एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता या फिर एक्सप्लिसिटली प्रमोट करना होता कास्टिज्म, तब तो वो डायरेक्ट ये सेंटेंस लिख देते कि हाँ बर्थ के बेस पे ही है। उन्होंने फिर ये इंटरप्रिटेशन का स्कोप छोड़ा ही क्यों? नहीं, बर्थ के बेस पे ही बोला गया है। नहीं, उस पे जो जैसे कि सेंटेंस है वो है ना कि गुण नहीं नहीं और नहीं नहीं उसके। नहीं 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 नहीं, जो मैं आपको श्लोक बता रहा हूँ ना, कि जो श्लोक है जिसमें गुरु कर्म विभाग से ऐसे कुछ लिखा हुआ है, उसके पहले का देखो, हम केवल उस पैराग्राफ को नहीं दिखाएंगे, हम उससे पहले को पैराग्राफ को दिखाएंगे, जहां पर ये मेंशन है कि आपके पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आपके इस जन्म में क्या कर्म वो वर्ण होगा, वो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से होगा। तो कॉन्टेक्स्ट तो क्लियर लिखा हुआ है ना कि हाँ आप अभी जो जन्म ले रहे हो, आपका जो अभी का जन्म का जो वर्ण है वो आपके पिछले जन्म के कर्म से तय होगा, तो ये तो जन्म वाले हो गए ना। तो नहीं पहले तो सागर, फिर ये वाला आप, मैंने भी तेरे को, हाँ 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 सागर, हम्म, और ये फिर वाला हम्म, तो याद है, मैंने तो, भी तेरे को एक बार बोला था कि उस पे आया था ये वाला तो पॉइंट आपने तो कि ये फिर तो आप, पता है, ये तो अब दो हमने डायलेमा, एक एक चीज और है ना इसमें, इन्होंने दो कंफ्यूजन पैदा कर दिए। पहले तो ये कि पहले तो यही साबित करो कि पिछले जन्म होता है नहीं होता है, तुम साबित ही नहीं कर सकते हो, है ना। अरे हम तो पिछले जन्म का बोल रहे हैं, हम तो पिछले जन्म का बोल रहे हैं, हम तो पिछले जन्म का बोल रहे हैं, अरे हमें तो साबित तो करो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने साबित कर भी दिया तो बोल रहे हैं नहीं इसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। बहरहाल मैं आपको एक बात कहूंगा इस बात पे सागर भाई, कि आप ना इस पे जो इंटरप्रिटेशन की बात है, फिर रिलीजियस टेक्स्ट की ऑथेंटिसिटी की बात है, किस और कौन सी इंटरप्रिटेशन ज्यादा परफेक्ट हो सकती है, फिर हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए, आप साइंस जर्नी से पॉडकास्ट करो कभी, नहीं, ठीक है। मैंने उनके बहुत या वीडियोस देखे इनवाइट हैं। किया है उनको। नहीं मतलब ऐसा ना कि आपने एक देखना, एक खुद के क्वेश्चन रेज को आंसर क्वेश्चन पूछना क्रिटिकली, तो आप तब समझ पाएंगे। क्योंकि देखो मैं क्लियर बोला हूं, मैं ग्रंथों का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरे बेसिक क्लियर है। नहीं, पता क्या है दीपक भाई, जैसे ना, अरे हमने तो इस पे पॉडकास्ट किया था, जब हम चार प्रशांत पे पॉडकास्ट कर रहे थे अर्पित भाई के साथ, हमने स्क्रीन शेयर करके एग्जैक्ट कोट्स को रीड किया, जिसपे हम प्रूव कर रहे थे कि जीव आत्मा का मतलब क्या है, पुनर्जन्म उसमें मेंशन है या नहीं है। पाप योनि हम क्या आचार्य होता है। प्रसाद, है ना, तो ये सब हमने, मैं खुद था उस पॉडकास्ट में जहाँ पे मैं सपोर्ट कर रहा था ये चीजें। लेकिन बस एक एज अ क्यूरियस थिंकर, लेट्स से, मुझे बस ये क्यूरियोसिटी आई कि एक बार ना अदर साइड जाके देखते हैं आचार्य प्रशांत कह क्या रहा है, क्या वो 100% एक फैक्चुअली इनकरेक्ट बात बेच रहा है लोगों को।
तो तब देखो मैंने ये आचार्य पता है प्रशांत को थोड़ा और सुनना इस इस स्टार्ट पे पे किया, ना इस पे डाइव मेरा करना एक स्टार्ट किया। इस पे मेरा एक हाँ काउंटर पता क्या है। अगर हम्म अगर उनको गीता के अंदर कुछ चीजें बातें अच्छी लगती हैं, तो फिर वो अपना खुद का इंटरप्रिटेशन कर ही क्यों रहे हैं? नहीं, वो तो बोलते हैं कि सारा गीता का ही है, वो तो नहीं है, उनका पूरा वो चेंज बोलते है। हैं, मतलब वो जो बोलते हैं। ओरिजिनल किताब है ना, जो गीता प्रेस गोरखपुर प्रिंट करती है, और जो खुद की हाँ इनका संस्थान प्रिंट करता है, जमीन आसमान का फर्क है। और जो इस्कॉन प्रिंट करता है, जमीन आसमान का फर्क है। मैंने वही बोला, हम्म। ऑथेंटिक हम तुम्हारी किताबों को नहीं मानेंगे कि तुमने क्या प्रिंट कर दिया। हम ऑथेंटिक उसको मानेंगे जो ऑथेंटिक है, जो पुरानी है, जो सबसे पुरानी होगी, हम उसको ऑथेंटिक मानेंगे। और आपकी नहीं मानेंगे, हम उनको मानेंगे जो उनके ग्रंथ के हिसाब से, जो शंकराचार्य जो बातें बोल रहे हैं। आपकी क्या औकात है? शंकराचार्य के सामने आपकी कोई औकात नहीं है। इस बात को मान लो। भले ही आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। मैं यहाँ पर आचार्य प्रशांत के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे हर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं जिनको लगता है कि हाँ ये वाली बात ठीक है। नहीं, आपके हिसाब से नहीं। पहली बात तो ग्रंथ देखो, ग्रंथ सबसे पुराना कौन सा है और वो क्या कहता है, और उन ग्रंथों के ऊपर आपके शंकराचार्य क्या बोलते हैं। शंकराचार्य से बड़े अच्छा आप हिंदू नहीं हो। अच्छा, सपोज उसी टाइम में आचार्य प्रशांत होते, हाँ। ठीक है, शंकराचार्य के टाइम पे ही, अब दोनों अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, हाँ। तो फिर हम किसको अथॉरिटी माने? उसको अथॉरिटी मानेंगे जिसने फर्स्ट हैंड, जो फर्स्ट सोर्स है, जिसने पहली बार लिखा है। लेट्स और से जो पहली बार, वैसे भगवत गीता का ऑथर कौन था? देखो, मुझे खुद को कृष्ण नहीं जी पता, वही कह रहा हूँ मैं। कृष्ण जी ने बोला है कृष्ण जी भाई। से। अब कहा या जाता है कि इस पे पता कृष्ण है, जी से। इस पे दीपक भाई, इस पे ना एक एक अपना वो स्टैंड में भी एक ना वो क्लियर करता हूँ। ये सब जो होल फियास्को है ना, ये सारी जो चीजें चल रही है यार, सिंपल सी सबसे पहली बात तो, एक हम्म, बुक बुक होती है, किसी हम्म, भगवान ने आकर के नहीं लिख दी है, ठीक है, तो प्लीज उसको बुक हम्म। के जैसे देखो। हम्म। कृष्ण कोई हिस्टोरिकल फिगर हो सकते हैं, मुझे नहीं हम्म, पता, ठीक है, शायद थे। मैं उनको एज अ फिलोसोफर देखता हूँ, जो कि हम्म। आए और उन्होंने अपनी फिलोसफी दी है। मोस्ट प्रोबेबली। अब अब आज की डेट में मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि एक बुक को एज अ बुक लो, उसको पढ़ लो, अगर उसमें से कुछ अच्छी चीज लगती है तो ले लो, बाकी सारी चीजों को रिजेक्ट कर दो। हवा मत बना दो कि उसको हम्म। डिवाइन कॉन्सेप्ट मत दे दो। हाँ, हाँ, हाँ। उपनिषद उपनिषद ने जो एक नेक्स्ट लेवल पे गया है वो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये वाली इसकी झलक ना हमें उपनिषद में भी मिल जाती है, जब वो बोलते हैं मुंह से ब्रह्म मुंह से ब्राह्मण निकलते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से आपके वैश्य, पांव से शूद्र। तो ये उपनिषद में भी दिखता है। तो उपनिषद ने ये हिरार्की को कॉस्मिक ट्रूथ दे दिया, एक कॉस्मिक वैलिडेशन लगा दिया। गीता में कृष्ण जी आए, उसको डिवाइन लॉ बना दिया, वर्ड ऑफ गॉड बना दिया। तो कॉस्मिक आइडेंटिटी हो गई आपका, फिर भगवान ने आपको प्रूफ कर दिया, समाज में आपके वो चीज चली रही थी। तो ये सारी इतनी वैलिडेशन मिल गई ना, ओपन टू इंटरप्रिटेशन था, शायद उस समय 10 लोग इंटरप्रेट कर रहे होंगे। मेरे को क्या लेना देना भाई, समाज में चल रही है कास्ट की प्रॉब्लम, हिरार्की की प्रॉब्लम, उसको एड्रेस आप ऐसे दो चार इधर उधर श्लोक में नहीं बोल सकते। या तो पूरा लिख दो कि ये कास्टिज्म को हटाओ, हिरार्की को हटाओ, कुछ इस टाइप की सॉलिड चीजें लिखते। बट वो मुझे अपनी पुरानी फिलोसफी में नहीं देखने को मिली। तो मैं उसको एज अ बुक देखता हूँ, कोई महान बुक नहीं, एक फिलोसफी हम्म। की बुक देखता हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं उसमें कोई ये नहीं देख रहा हूँ कि कृष्ण जी ये थे वो थे, एक फिलोसोफर होंगे, उन्होंने लिख दी थी, या फिर जिसने भी लिखनी होगी लिख दी थी, और खत्म हो गई मेरे लिए बात। मुझे दिखता है उसमें कुछ कास्ट वाले एंगल, इसलिए मेरे को लगता है यार ये एटलीस्ट कास्ट वाली इशू को सॉर्ट करने के लिए हेल्पफुल नहीं थी। इनफैक्ट इसने शायद आग में घी डालने का काम कर दिया। उपनिषद ने कॉस्मिक लेवल पे एक ठप्पा लगा दिया, गीता ने भगवान वाला ठप्पा लगा दिया, और ये चीजों में घी का काम किया है। मुझे ये लगता है, इसलिए मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिलॉसफी में दीपक भाई, अगर आपने मतलब कि, और क्योंकि आम्बेडकर जी ने बोला था, मतलब कि मैंने एक बार वो चीज देखी थी कि हिंदुइज्म इतना बेटर हो सकता था अगर अष्टावक्र गीता को आपकी मेन गीता का सोर्स बोलते, क्योंकि इसमें इंट्रोस्पेक्शन की भी बात है, मैं कौन हूं उसकी भी बात की गई है, और कास्ट का, हिरार्की का, वर्ण का एक रत्ती भर उसमें मेंशन नहीं है। तो अगर आप ऐसी इतनी महान फिलॉसफी डिलीवर कर सकते थे बिना किसी वर्ण और कास्ट का मेंशन किए, तो यार उस चीज को महान बोलते ना, उस चीज को अच्छी बुक बना देते, चीजें ही नहीं रहती। अश्वकर में नहीं है पक्का? जीरो, नहीं, जीरो मतलब भाई। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि मतलब कि एक, जब मैंने ना एक कोई तो उसमें आर्टिकल पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था कि गीता में मेरे को झलक दिखती है, हम्म, उपनिषद में मेरे को झलक दिखती है,
वेदों में उन्होंने कहा था कि शायद इतना ज्यादा डीप लेवल पे नहीं है, और वेदों का वर्ण का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। तो जब वेद मैं में भी है अष्टावक्र वैसे। गीता है, वेद में भी है, नहीं लेकिन वो बोलते नहीं हैं कि नहीं, उसमें जो आपने वर्ण का जो है ना। इसमें जो आपने पढ़ा है ना, मुझे लगता है कि शायद मतलब डायरेक्ट फर्स्ट हैंड सोर्स नहीं पढ़ा होगा, बल्कि डॉक्टर हाँ, अम्बेडकर तो एक आर्टिकल था, एक एलियन आर्टिकल था। एलियन कास्ट में डॉक्टर अम्बेडकर तो क्लियर बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उनको बम लगा के उड़ा देने हम्म। चाहिए, वो इस हाँ, प्रकार के उन्होंने ग्रंथ तो है। वो उसको वो किया था, तो मनुस्मृति को जलाया था उन्होंने। नहीं नहीं, उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों को बोला, उन्होंने बोला था डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी भी हाँ। ब्राह्मण से ज्यादा सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, और कई बार पढ़ा था। वो ऐसे डिनाई नहीं हम्म। किया था कि हवाबाजी में आकर कि मेरे को सपना है, रात को मैं हम्म। गुस्सा आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ। उन्होंने पढ़कर डिनाई किया था। तो ये लगता तो है कि मैंने बाकी जब खैर ना। मैं तो जब बात कर रहा था सागर भाई से, मैं तो हाँ। इस वाली बात के ऊपर कर रहा था कि नॉलेज का जो सोर्स है वो सिर्फ हम धर्म हाँ। ग्रंथों की मान ले कि उसके अंदर अच्छी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। और हम्म। खासकर वो लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। मान लो मैं तो, मुझे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ता हूँ। हाँ। हाँ। मेरे पास इतने सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं घर पे, शायद किसी को बस पढ़े नहीं हम्म। होंगे। ठीक है, और हम्म। पूरे हाईलाइट हो रहे हैं वो हाईलाइटर से पढ़ पढ़कर। तो मैं तो ऑनेस्टली लेकिन ये स्टैंस देता हूँ भाई, दीपक भाई, ऑनेस्टली अगर आपको कभी टाइम मिले, क्योंकि आप पढ़ चुके हो वैसे, राइट, हाँ आपको हाँ। इंटरेस्ट भी है, और क्योंकि बीइंग अ रैशनल पर्सन हम लोग यही हम्म करते हैं कि अगर कुछ डाउट है तो हम उसको जाके क्लियर कर लेते हैं। कोई हम्म डिफिकल्टी नहीं है ना। अष्टावक्र गीता की ऑडियो बुक आती है, मैं तो हम्म, उसमें देखता हूँ। मैं बुक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, है ना। आपको मैं हम्म। बता रहा हूँ, जीरो 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 आपको मतलब कि मेंशन मिलेगा वर्ण और कास्ट के ऊपर। ठीक है, मेटाफिजिक्स है उसमें, ठीक है, जो कि उपनिषद में भी है मेटाफिजिक्स। बट देन अगेन इट्स ओके, आप फिलोसफी के जैसे देखना। और मुझे लगता है चूजिंग बिटवीन गीता एंड अष्टावक्र गीता, एवरी सिंगल डे आई विल चूज अष्टावक्र गीता। और अगर मेरे को लिटरली कि कोई ऐसे गन पॉइंट पे रख करके मेरे को बोल दे कि कोई एक रिलीजियस बुक बोल दे जिसमें तू थोड़ा सेफ भी रहेगा, मैं हमेशा हम्म, बोलूंगा भाई अष्टावक्र गीता को पढ़ लो। पूरी हम्म। फिलोसफी है, मेटाफिजिक्स एलिमेंट इंक्लूडेड है, उसको साइड में रखना, ओपन माइंड से पढ़ लो। बहुत सॉर्टेड बुक लगेगी आपको। मैंने पता है पहले ना ओशो की पढ़ी थी अष्टावक्र गीता। मैं अमेज हो हम्म। गया था उस फिलॉसफी से। मतलब ओशो जिंदगी ने के इंटरप्रेट जितने, किया होगा। अष्टावक्र तो वो ओरिजिनल बुक तो मैंने अलग ही ओशो की थी, पढ़ी थी, मतलब। मैंने ओरिजिनल नहीं पढ़ी, मैंने ओशो की अष्टावक्र पढ़ी। हाँ, उन्होंने और इंटरप्रेट और किया होगा। लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना तुम्हारे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हम्म। रिलीजन हो, जो भी है, आपको हर एस्पेक्ट में हेल्प मिलेगी वो वाली अष्टावक्र पढ़ के। फिर मैंने ना यूट्यूब पे एक सीरीज पढ़ी उपनिषद्स वाली, देखी सॉरी। उसके ना कुछ हम्म। 50 एपिसोड्स हैं। और पता है वो ओशो की बुक पढ़ने के बाद जब मैंने उपनिषद्स देखे ना यूट्यूब पे, मुझे बहुत ही ज्यादा रिसेम्बलिंग लगे। बहुत चीजें मैच होती है। जैसे सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी हम्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये अष्टावक्र उपनिषद में मैच होता है। तो तभी ना मैं उपनिषद को भी बिल्कुल फर्जी नहीं बोलूंगा। उसके अंदर ऐसी ऐसी फिलोसफीज है ना, जो किसी ने अगर पढ़ ली ना, ट्रू सेल्फ हम्म अपना जान जाएगा। उसके लाइफ के डिसीजंस बेटर होंगे, रिलेशनशिप बेटर होने लग जाएंगे, उसकी हम्म। परचेजिंग बेटर हो जाएगी। तो तभी ना मैं उनको डिस्कार्ड नहीं करता हूँ। और नहीं, ये मैं, डिस्कार्ड तो मैं सागर में, मैं डिस्कार्ड करने की नहीं बात कर रहा था वैसे भी। अगर मैं अगर आपको सर लगा हो तो बता रहा हूँ, मैं डिस्कार्ड करने की नहीं हम्म। बोल रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं तो सिर्फ ये वाली बात बोल रहा हूँ कि अ, जैसे कि मेरा पॉइंट सिर्फ मेरा एक हाईलाइट करने का, इतने मैंने जो बातचीत की इन ग्रंथों के ऊपर, मेरा एक पॉइंट हाईलाइट करने का ये था कि सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति का कोई डार्क एक हिस्ट्री उसके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं, आई उनकी एग्री, वजह आई से, तो वो कंप्लीटली लोग उसको, अंडरस्टैंड। वो उसमें कितनी अच्छी बात लिखी है वो नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल। पढ़ूंगा, मैं एज ए रैशनल मैं उसको पढ़ना हम्म। पसंद करूंगा, अगर आप बोल रहे हैं तो। लेकिन अगर हम किसी हम्म। ऐसे व्यक्ति को बोले जो आज भी डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा है, वो नहीं या करेगा, फिर ट्रू। वो नहीं करेगा, वो कितना ही ज्ञान क्यों बिल्कुल ना नहीं हो। करेगा। वन ठीक हंड्रेड है, परसेंट ये चीज कह रहा हूँ बस मैं तो। नहीं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज को। लेकिन इस पे बस वही पॉइंट, इस पे एक डिबेट भी लाएंगे दोबारा से इस पे अच्छा, तो कि करना गीता है, के एक अपने ऊपर को हार्ड कोर, मतलब आचार्य जी श्लोक को बाय रिप्लाई गीता के भी श्लोक ऊपर करना तो वो है। करना है। मतलब सभी ग्रंथ के ऊपर तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि एक एक किताब के ऊपर हम कर सकते हैं। गीता को हाँ, पकड़ना है सबसे पहले तो ना। गीता को पकड़ लें, फिर मनुस्मृति को पकड़ लें, कहीं से भी शुरुआत कर लें, नहीं, रामायण को मनुस्मृति मनुस्मृति पढ़ को लें। बात तो में ना, तो मैं मेरे को तो ना बिल्कुल पढ़ने ही, का मन नहीं है। उसका उसको फैक्ट तो कर लात लेता हूँ। मारनी चाहिए बुक को, उसको तो लात मारनी चाहिए उस बुक को, सीरियसली, मतलब जलाना नहीं, प्रॉपर लात मारनी चाहिए उस। क्योंकि यार देखिए, पता है होता है ये दीपक भाई की ना, उपनिषद में अगर मैं देखूंगा कि मतलब आपकी मेन जो कुछ 10-12 उपनिषद होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे और हैं।
अगर उसमें टोटल अगर लेट से 100 वर्सेस है ना, तो ये जो वर्ण या फिर कास्ट से रिलेटेड जो भी वो होगा ना, वो शायद मुश्किल से 2 या 3% का होगा। उसके बाद की पूरी अलग ही फिलोसफी है। तो मैं तो बहुत ही सिंपल हूँ, ऐसे कई फिलोसोफर्स को भी हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे डायोजेनस को किया था। अब उसने हम्म कई सारी अच्छी बातें करी, लेकिन कुछ सारी चीजें आज की डेट में आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई भी फिलोसफी 100% सही नहीं है, कोई भी बुक 100% सही नहीं है। तो उसको उसी तरीके से देखो, कोई हवा मत बनाओ। हम्म। और बस बस यही है। बट हाँ, इसको हम लोग करेंगे एक नए वाले पॉडकास्ट में तो। और मैं ना अपने बाकी बहुत और पता है मैं अपने बहुत दोस्तों से भिड़ जाता हूँ जो ना गीता को सुप्रीम टेक्स्ट मानते हैं कि हम्म जो जिंदगी का सार है सिर्फ गीता में है। मैं उस चीज से इतना चिढ़ता हूं ना कि हम्म एक बुक तुम्हें सारा ज्ञान नहीं दे सकती भाई। अगर तुम उसको बहुत ही कुछ स्पेशल मान के चल रहे हो कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। मैं ये भी स्टैंस रखता हूँ। लेकिन वही है, मैंने अगर जो कुछ रीड किया है ना और मैंने अप्लाई किया है तो मुझे हेल्प हम्म, हुई अपनी लाइफ में। बिल्कुल तो हुई तभी होगी मैं सर। लोगों को ही बोलता हूँ कि जो अच्छा है उससे ले लो। और एक चीज मुझे और Agree. लगती है पता है, जो मैं बात कर रहा था कि आज की सोसाइटी में ना हम गीता वगैरह सबको हटा भी देते हैं ना, लोग पता है अपने वेज डेवलप कर लेंगे टू बिल्ड अ सोशल हायरार्की। लोग अपना कुछ बना लेंगे। हमारी ना नेचर करप्ट है एज इंडिविजुअल इंडिया में। अब इन सबको हटा दो, हम क्लासिज्म बिल्ड करेंगे, पता नहीं क्या क्या तरीके ढूंढ लेंगे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो मुझे ट्रू। लगता है कि ये जो नेचर है अपनी, इसको फिक्स करने के लिए एक डीप क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, डीप रैशनल थिंकिंग चाहिए और एम्पथी चाहिए। जब तक ये एम्पथी ट्रेट डेवलप नहीं होगा ना हम ह्यूमन बीइंग्स में या फिर एज अ पॉपुलेशन, तब तक हम ये सब चीजें करते रहेंगे। क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं करते एक दूसरे पर्सन का पेन। ये तभी आता है व्हेन यू यार आर लेस प्रॉब्लम ये है ना बे एम्पैथेटिक। सागर। नहीं, तू सही बोल रहा है। टेक्स्ट बुक में या फिर आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में यही होना चाहिए, लेकिन जैसे ये जो रिलीजियस बुक्स आती है ना, सबसे पहला काम ही इनका ये होता है अंधविश्वास को डालना, क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कोई और करना, डाल गॉड देगा, ऑफ मेरा गैप के थ्रू पॉइंट ये फिल है। कर देना। कोई अपना नहीं नहीं, मैं रिलीजन ये बना बोल रहा हूँ, लेगा। 5,000 साल तक के सागर सिर्फ ये बुक्स ही आ रही हैं, अलग अलग टाइप की। वेद आए, पुराण आए, फिर कोई मतलब अमका ढिमका 100 टाइप की बुक्स आई है, अलग अलग टाइप के बाबा लोग आए। स्पिरिचुअलिटी अच्छी चीज थी, इंट्रोस्पेक्शन सिखाता था, उसको करप्ट कर दिया, ठीक है, लोगों ने उसमें भी रिलीजियस एंगल वो डाल दिया। मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आज तक होती हुई आई है 5,000 साल से। आई गेस इट्स हाई टाइम इनको एज अ बुक देखो, और ये जो रिलीजियस एंगल है ना, इसको किक ये तो मैंने आउट बोल करो। दिया ना, इसको है ना, स्पेशल मतलब मानने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ये खत्म ही हो जाए, रिलीजियस बुक्स को बिल्कुल ही गायब कर दो लाइब्रेरी से, उसके कुछ लेकिन कॉन्स्ट्रक्ट्स निकालो और ऐसा फिलोसफी कर दो। बस वो रखना लाइब्रेरी, बाकी सबको बाहर कर देना। ये यही सॉल्यूशन है। और तू सही बोल रहा है, शायद कोई और आ जाएगा बाबा, लेकिन ये चांस तो लेके देखते हैं ना। आज तक तो यही रिलीजियस बुक्स ही चलती आई है, क्या पता एक दिन ये हट जाए तो शायद कुछ सिचुएशन दूसरी हो। हमने तो कभी मौका ही नहीं दिया ना उसका। तो कब तक चलेगा हमारा ये? बस अब नहीं, तो एंड खत्म करते हैं कर दे। इसको। बट बस यही हो गया। मैं Okay, इनफैक्ट यही I'm वाली some चीज मैं बोलने वाला था कि ये inappropriate रैशनलिस्टिक place. अप्रोच है ना। नहीं नहीं दीपक भाई, पता है रैशनैलिटी यही होती है जो हम लोग हाँ जिससे स्टार्ट किए थे ना, कि हम हाँ लोग हर चीज के पहलू को जा करके देखेंगे, प्रोस भी देखेंगे, कॉन्स भी देखेंगे, उसके बाद शायद किसी कंक्लूजन पे आते हैं। ये नहीं कि जस्ट मेरे को कूल होना है तो मैं भगवान पे बिलीव नहीं करता हूँ, या मेरे को रिलीजियस बुक्स के अगेंस्ट मेरे को कुछ बोलना है। मुझे पता है उसमें क्या लिखा है, इसलिए मैं नहीं हम्म, पढ़ता हूँ। मुझे पता है उससे समाज में क्या उससे नुकसान हुआ है, इसलिए मैं उसको नहीं करता हूं। तभी मैं बोलता हूँ रिलीजियस बुक्स को छोड़ो, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाओ। मेरा ये पर्सनल स्टैंड होता है। ये सिर्फ एक अच्छा रैशनलिस्ट ही कर सकता है। मेरे को किसी को गाली नहीं बकना है, मेरे को किसी को कमेंट पे वो नहीं करना है। एक जेन्युइन स्टैंड देना है कि भाई प्लीज क्रिटिकल थिंकिंग रखो, और यही आपका रैशनल अप्रोच होना चाहिए। और मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। हाँ भाई। और मैं इनकी आपकी बात का समर्थन करता हूँ। नहीं पता, ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना अभी, ये पीके और मेरे डेली होते हैं। रात को शायद 2-3 घंटे हम डिस्कस करते हैं रैंडम हाँ। टॉपिक्स पे। लाइक मैं ना तभी किसी आपकी अभी शादी नहीं हुई कंक्लूजन है। पे, तो मैं किसी और मैं जहां बात किसी करनी चाहिए वहां कर नहीं रहे हो। सही पकड़े हैं। और मैं ना किसी कंक्लूजन पे ऐसे अराइव होता नहीं हूँ विदाउट इंक्वायरी, विदाउट हम्म रीडिंग अ लॉट। तो ये चिंतन मैं अभी भी कर रहा हूँ इस चीज को लेकर कि क्या रियलिटी है क्या नहीं है।
हमेशा मैं दूसरी साइड एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं 6 महीने साल जितना मैं इंक्वायर करके कहाँ तक पहुंचता हूँ। मैं भी फिर इसी कंक्लूजन पे शायद आ जाऊं कि हाँ ये टेक्स्ट बेकार है, इनको उठा के फेंक दो। पर मैं दीपक पहले नहीं भाई देखना बिल्कुल 60 साल की 60 साल की एज में ना शादी कर लेंगे, टेंशन नहीं है, हड़बड़ी थोड़ी ना हो रही है। हाँ जल्दी शादी नहीं तो यार हो करेगा जानी चाहिए, पता है, 2-3 साल तक। हल्दी का दूध भी काम नहीं करेगा बायोलॉजिकल एज निकलती जा रही है अपनी। नहीं चलो चलो फिर एंड करते हैं ठीक भाई। है यार, इसको एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू दीपक भाई का फॉर कमिंग हियर अगेन यार। थैंक यू धन्यवाद सो मच भाई, अच्छा बोथ लगा ऑफ यू आपसे बात करके। एंड थैंक यू बॉस सी यू थैंक इन यू फिर द मिलते नेक्स्ट हैं, पॉडकास्ट। है ना। ओके बाय। बाय हाइप, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर गाइस एंड अच्छा। हाइप कीजिए। मेरे जो हेटर्स भी हैं आप भी लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सोचते रहिए। यही था इस पॉडकास्ट का पर्पस भी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। थैंक यू बाय बाय।